तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक और वन शॉट जिसका नाम है भैया एटम्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है। एक्चुअली अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई दोनों एक साथ भी दिख सकता है। हो सकता है आपको अलग-अलग भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसको उसने दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। एक पार्ट है एटम का और एक पार्ट है न्यूक्लियाई का। ठीक है, एंड आज की इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे भी हम लोग चैप्टर नंबर 12 एटम। इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम होगा न्यूक्लियाई। ठीक है, तो हम लोग उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ताकि दोनों अलग अलग अगर पढ़ोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं भैया ये चैप्टर कैसा होगा। ठीक है, तो भैया चैप्टर इतना ईजी है कि ये पढ़ने के बाद ना आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, यार ये तो हमने क्लास 11 की केमिस्ट्री में सब पढ़ रखा है। हाँ, क्लास 11 की केमिस्ट्री में आपने ये चैप्टर के बारे में हर एक चीज़ पढ़ के रखा है। ठीक है? अगर आपने क्लास 11 की केमिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ी होगी, तो आप उस चीज़ों को रिलेट कर पाओगे इधर से। आपने ये नाम सुना है ना, डाल्टन, नाम सुना होगा आपने, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, है ना? तो भैया इन सभी लोगों के बारे में फिर से इधर पे पढ़ना है जो आपने क्लास 11 की केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। ठीक है? तो ये चैप्टर समझ लो ठीक वहीं से बस थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया है, ज़्यादा नहीं, 1-2 फ़ॉर्मूले बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है? बस वही एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ वही आपका पुराना वाला हिस्सा है। तो भैया ये चैप्टर इतना ईज़ी है एंड साथ-साथ में थियोरेटिकल है ना? ये थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर भी है, ठीक है? मतलब इसमें थियरी ज़्यादा देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल्स कम देखने को, कम क्या, लास्ट में एक फ़ॉर्मूला होगा, ठीक है? जिसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसपे आपको कुछ फ़ॉर्मूले देखने को मिल जाएँगे, उसपे आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एग्ज़ाम्स में उसपे तो 100% क्वेश्चन इस बार भी आएगा ही आएगा, लिख के ले लेना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, ठीक है? जिसमें आप वो लाइमन, पास्चन, बामर सीरीज़ के बारे में बात करते हो ना, उन्हीं सब पे, किसी एक पे तो ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है? हर साल आता है। अच्छा, अगली बात कि भैया आपका चैप्टर ये 11th क्लास की केमिस्ट्री से मैच करता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें वहीं से आती हैं आपके, एंड उसके बाद इसमें थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं एंड इसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स थोड़ा कम है, एंड साथ-साथ में फ़ॉर्मूले की बात करें तो भैया इसमें डेरिवेशंस नहीं करने हैं आपको। मतलब इस चैप्टर में भी एनसीईआरटी ने क्या करा है, डेरिवेशंस कट कर दिए, कहीं-कहीं पे डेरिवेशंस पढ़ने हैं, पर जहाँ पे डेरिवेशंस कट कर दिए, हम उनके भी डेरिवेशंस करेंगे, क्योंकि उनके जो फ़ॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, वो आप एज़ इट इज़ रट्टा नहीं मार सकते। क्योंकि रट्टा मार के फ़ॉर्मूले याद करोगे भूल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट वाइज़ हम लोग उसके डेरिवेशंस को, ज़्यादा बड़ा-बड़ा डेरिवेशन नहीं है, हार्ड भी नहीं होगा, है ना? इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि हार्ड डेरिवेशंस नहीं होगा, ठीक है? तो ईज़ी वे में उसको अच्छे से समझेंगे कि उसका डेरिवेशंस क्या कहता है, उसके फ़ॉर्मूले किस तरीके से बनाते हैं, एंड क्योंकि देखो, फ़ॉर्मूला रटना एंड फ़ॉर्मूला बना के याद करना, समझना, दोनों में बहुत सारा फ़र्क होता है, ठीक है? तो अगर आप फ़ॉर्मूला बना के उसको समझते हो ना, तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, एंड अगर रट्टा मार लोगे यार, आज या कल भूल जाएगा, ठीक है? तो उसको बार-बार रटते रहना पड़ता है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा थियोरेटिकल बात करेंगे, जो भी थियरीज़ होंगी उसको कवर अप करेंगे इस चैप्टर में, एंड उसके बाद हम लोग उसके फ़ॉर्मूला डेरिवेशंस को सबको अच्छे से कवर अप करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत लगेगी, वहाँ पे मैं आपको नई-नई एक्स्ट्रा चीज़ें बताते जाऊँगा, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग न्यूक्लियाई की बात करेंगे। इस चैप्टर में न्यूक्लियाई की बात नहीं करेंगे, ठीक है? चलो, तो अब ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया। पहले देखो, अब चैप्टर का नाम है एटम, है ना? तो एटम चैप्टर का नाम है, तो भैया एटम के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए ना? एटम क्या था, इसके बारे में किसने डिस्कवरी करी, है ना? वही चीज़ें इसके बारे में डिस्कशंस करने हैं कि एटम कैसा दिखता है, ठीक है? तो नॉर्मली जब स्टार्टिंग बात करते हैं, है ना? एकदम शुरू-शुरू में कि जब फिज़िक्स चलना स्टार्ट हुआ, केमिस्ट्री बनी, ठीक है? तो उस टाइम पे जब एटम के बारे में एक साइंटिस्ट थे, नाम है डाल्टन, है ना? डाल्टन का नाम आपने सुना ही है। तो भैया डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था कि एटम जो होता है भैया स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है और वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। एटम जो होता है एक ऐसा इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको आप ना तो तोड़ सकते हो ना तो बना सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले एटम के बारे में अगर साइंटिफिकली बात करी जाए, साइंटिस्ट के हिसाब से, तो भैया डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है? जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम होता है। तो डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था कि एटम जो होता है भैया एक स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है? एंड वो इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, मतलब छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलके बनाते हैं एटम्स को, और उसको आप तोड़ नहीं पाओगे, ना तो तोड़ पाओगे, ठीक है? ना तो बना पाओगे। ठीक है? ये बताया था डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है? मतलब उन्होंने एटम का एक कांसेप्ट रखा था स्टार्टिंग पॉइंट कि एटम कैसा हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे उन्होंने एक एटम का कांसेप्ट दिया था। फिर उसके बाद आए भैया जे थॉमसन,
जब एटम के स्ट्रक्चर की बात करी गई कि भैया ठीक है, एटम एक स्मॉल पार्टिकल होता है, इंडिविजिबल पार्टिकल होता है और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई थी, अपने कंपोज़िशंस वगैरह से मिलके बनता है। फिर उसके बाद बात आई भैया कि एटम दिखता कैसा है ना? एटम के बारे में आपने बता तो दिया बट एटम दिखता कैसा है? तो उन्होंने एटम दिखता कैसा है इस बारे में तो कुछ भी नहीं बताया था। तो सबसे पहले तो ये इन्हीं सब चीज़ों को ना जिस चीज़ों के बारे में जो साइंटिस्ट ने नहीं बता पाया था ना, उन्हीं चीज़ों को ड्रॉबैक्स के नाम से दिखाया जाता है कि भैया ये साइंटिस्ट का ये थियरी है और ये इनका ड्रॉबैक है। ठीक है? तो कोई भी थियरी इसमें गलत नहीं है। सारी थियरीज़ अपने आप में उस टाइम पे एक मास्टर क्लास थियरीज़ थी। अपने आप में उस टाइम पे भैया एक अच्छी-अच्छी थियरीज़ का रोल प्रेज़ेंट करती थी। अब बाद में जब उसमें थोड़ा करेक्शन करा गया तो बोलते हैं सब लोग, है ना? देखते हो ना बार-बार बोला जाता है कि यार गलत है फिर क्यों पढ़ा जाता है? यार गलत थोड़ी ना होता है। कुछ चीज़ें हो बाय मिस्टेक उस टाइम पे उतनी रिसोर्सेज़ नहीं थी, इसलिए वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती थी। बट बाद में उसको करेक्ट करवाया गया, है ना? तो अलग-अलग साइंटिस्ट उसको आके करेक्ट करते हैं। तो वही जब डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था, तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसा दिखता है, ठीक है? तो उसको बोला जाता है ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, ठीक है? अब अभी उसके बारे में डिस्कसेस नहीं करनी क्योंकि आपका जो चैप्टर स्टार्ट करता है, वो एक्चुअली थॉमसन के यहाँ से स्टार्ट करता है कि एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअली में रदरफोर्ड से स्टार्ट करना चाहिए, बट थॉमसन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जे थॉमसन, ठीक है? फिर इन्होंने जब एटम के बारे में डाल्टन ने बता दिया, तो जब इसके स्ट्रक्चर की बात आई, तो सबसे पहले भैया थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया भैया कि एटम कैसा दिखता है। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, एटम कैसा दिखता है, ठीक है? आपने वो खरबूजे वाली कहानी सुनी है ना? कि खरबूजा जैसा होता है कि बीच वाला पार्ट पूरा खरबूजा लाल-लाल होता है ना? उसके बीच-बीच में जो सीड्स होते हैं ब्लैक-ब्लैक वो इलेक्ट्रॉन्स का रोल प्रेज़ेंट करते हैं एंड उसके साइड में जो लाल वाला पार्ट होता है, वो प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। तो वही जिस थियरी को उन्होंने बताया था कि सबसे पहले भैया थॉमसन, है ना? बात करते हैं कि थॉमसन ने क्या बोला था भैया कि देखो, अब जब स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कसेस करूँगा कि एटम कैसा दिखता है, तो कौन आया था सबसे पहले? थॉमसन। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया जे थॉमसन, ठीक है? जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ठीक है? और इन्होंने ही बताया था कि एटम जो होता है आपका स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है? एटम कैसा होता है भैया? एटम इज़ इन स्फेरिकल शेप। एटम इज इन स्फेरिकल शेप, ठीक है? एटम कैसा होता है भैया? एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। तो सबसे पहले थॉमसन ने बोला था कि एटम जो होता है वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है? अच्छा, एटम स्फेरिकल शेप में होता है और उसका जो सारा का सारा मास होता है भैया, वो उसके पूरे पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या बोली? ऑल द मास ऑफ द एटम, ऑल मास ऑफ एटम, ठीक है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? उसका जो सारा का सारा मास होता है डिस्ट्रीब्यूटेड द ऑन दैट स्फीयर। सारा का सारा मास कहाँ पे? उसके स्फेरिकल पार्ट पे भैया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एंड सम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इम्बेडेड, इम्बेडेड, स्पेलिंग वगैरह मिला लेना भाई तुम लोग, इम्बेडेड सम पॉइंट्स, एट सम पॉइंट्स, ठीक है? जो उसमें नेगेटिव पॉइंट्स थे, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जिसको आप इलेक्ट्रॉन बोलते हो, है ना? और एक्चुअली में इन्होंने ही कहा जाता है कि जो थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे भैया, जे थॉमसन ने पहले इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी भी करी थी। इलेक्ट्रॉन के बारे में भी इन्होंने ही पहले बताया था, ठीक है? तो एटम के बारे में सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो भैया थॉमसन ही बोला था और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की भी बात करी जाए तो भैया थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का कांसेप्ट दिया था और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को ही भैया बाद में इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया विद द अलग-अलग तरीके से उसके एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे, है ना? ट्यूब, कैथोड वगैरह एक्सपेरिमेंट्स आपने सुना होगा 11th क्लास की केमिस्ट्री में, वो वगैरह-वगैरह, है ना? तो बात ये थी कि भैया जब एटम के स्ट्रक्चर की बात आई तो सबसे पहले थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और ये बताया था कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। कैसा दिखता है भैया एटम? स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है? स्फेयर मतलब गोला, इस तरीके से आपका एक एटम होता है स्फेरिकल शेप में, ठीक है भाई? चलो अच्छा, अगली चीज़
उसके बाद उन्होंने बताया था कि उसका जो पूरा का पूरा मास होता है, एटम का जो पूरा मास होता है भैया, उसके स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव, एंड उसको पॉजिटिव चार्ज नाम दिया। जो उनका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दैट स्फीयर होता है, उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज नाम दे दिया। एंड जो नेगेटिव चार्ज था, उसको बोला कि नेगेटिव चार्ज किस कहीं कहीं पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होते हैं भैया इस तरीके से, कहीं कहीं पे वहां पे प्रेजेंट थे। ठीक है, पूरे स्फेयर में जो नेगेटिव चार्ज था किसी किसी जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये उनका स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर था एटम का। एटम शुरू शुरू में ऐसा दिखता था, गोला था, बीच वाला हिस्सा जो जिसको उन्होंने नाम दिया था वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो बीच वाला खाली खाली व्हाइट व्हाइट तुमको दिख रहा है ना, उसको उन्होंने नाम दिया कि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। एंड जो नेगेटिव फॉर्मेट में मैंने बनाया है उसको उन्होंने नाम दिया वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसको आप इलेक्ट्रॉन बोलते हो। ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को आप प्रोटॉन नाम देते हो। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ठीक है, कि एटम आपका ऐसा दिखता है। ठीक, अब इसके बाद अच्छा इसी चीज को ना, अब इसी चीज को बाद में बहुत सारे लोगों ने खरबूजे वाली कहानी से उसको रिलेट कर दिया कि खरबूजा जैसा दिखता है भैया, कि बीच वाला पार्ट लाल लाल होता है, एंड कुछ कुछ जगह पे उसके सीड्स होते हैं ब्लैक ब्लैक, तो ब्लैक वाले सीड उसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हो गए, और जो लाल वाला पार्ट है जिसमें इसमें व्हाइट वाला पार्ट है, उसमें लाल वाले पार्ट को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स नाम दे दिया। ठीक है, तो ये इसी को कभी-कभी अच्छा इसी थ्योरी को ना, इस पूरे जो हमने सिस्टम अभी तक पढ़ा है ये चीज़ को, इसी को कभी-कभी बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है? क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, कि अगर आपसे कभी थॉम्सन मॉडल पूछा जाए, ठीक है? थॉम्सन मॉडल ऑफ द एटम, इसको बोला जाता है एक्चुअली में थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है भैया, तो अगर आपसे कभी भी थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम पूछा जाए तो ये चीजें बतानी होती हैं। एंड उसमें कभी अगर आपसे प्लम पुडिंग मॉडल पूछा जाए तो उसी को ही बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो एटम की जनरली जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, मतलब डाल्टन ने स्टार्ट करी थी। एटम इंडिविजिबल पार्टिकल्स होता है, जो कि बाद में गलत हो गया था, है ना। गलत क्या कि एटम्स को आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। वो चीजें बाद में तो अलग चीज कहानी है, बट हमको ये जर्नी स्टार्ट हुई थी एटम की स्ट्रक्चर की इस तरीके से। ठीक है, अब जब इन्होंने इस तरीके से सारी चीज़ें बताई, तो अब एटम का एकदम करेक्ट शेप नहीं था, है ना? मतलब एटम जब इन्होंने ये बता दिया था कि एटम भैया गोला होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बीच-बीच जगह में होते हैं, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, जिनका नाम बहुत ही जानते हो भैया, सेकंड, ठीक है? उसको बोलते हैं रदरफोर्ड। क्या बोलते हैं भैया? रदरफोर्ड, है ना? चलो, ये दूसरे साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, जिनके बारे में हमको अब डिस्कशंस करना है। तो ये थियरी के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलके उसके बाद ये एक साइंटिस्ट आए, ठीक है? इन्होंने क्या बोला, ठीक है सर, आपने जो थियरी दी है सही है, बट ये जो थियरी इन्होंने दी थी ना, इसका कोई थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, मतलब प्रैक्टिकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करा था, है ना? मतलब इन्होंने बस बता दिया था कि ऐसा होता है, ठीक है? थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है, ठीक है? उसका स्ट्रक्चर वैसे ही क्यों दिखता है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है? तो उसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए रदरफोर्ड ने काम करना स्टार्ट करा। मतलब इन्हीं के थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कि भैया थॉमसन जी ने ये बताया है, एटम ऐसा होता है, मैं इसको प्रूफ करूँगा। एसम ऐसा ऐसा क्यों होता है, मैं इसको प्रूफ करूँगा। तो उसको प्रूफ करने के चक्कर में इनकी थ्योरी में थोड़ा गड़बड़ आ गया। जब रदरफोर्ड ने इनकी थ्योरी को प्रूफ करना चाहा, थॉमसन की थ्योरी को, तो प्रूफ करते उनको एक ऐसी चीज़ पता चल गई भाई कि एटम ऐसा होता ही नहीं है। मतलब एक्चुअली में वो थॉमसन के मॉडल को प्रूफ करना चाहते थे कि नहीं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थॉमसन ने उसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं दिया था। तो वो प्रूफ खोजने के चक्कर में कि उनकी थ्योरी सही है, उसको खोजने के चक्कर में रदरफोर्ड ने अपनी एक थ्योरी बना डाली। मतलब बाद में जब उन्होंने थ्योरी डिस्कवर करा, तो बहुत सारी चीज़ें उनको नई-नई पता चली एटम के बारे में, ठीक है? एंड उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये समझाया था कि अगला जो काम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद रदरफोर्ड के बारे में डिस्कशंस करना होता है कि जो पहली बात उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया, ठीक है? उस एक्सपेरिमेंट से वो चाहते थे कि मैं इनके थ्योरम को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। उनका मतलब उनका मोटिव उस टाइम पे ये था। बट जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करा ना, तो सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे हालात ही बदल गए, है ना? तो वही कहा जाता है कि एटम जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है ये बाद में गलत हो गया। गलत नहीं हो गया, मतलब हाँ, कह सकते हो गलत ही हो गया। तो फिर उसके बाद जब रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा, तो ये थ्योरी पूरी गड़बड़ चली गई। मतलब इसमें पूरी चीज़ें गड़बड़ नहीं गई, है ना? हर एक चीज़ गड़बड़ नहीं गई, ये सेकंड एंड थर्ड वाले पॉइंट्स में थोड़ा गड़बड़ आया, बाकी ये फर्स्ट पॉइंट तो सेम था, सही था।
फर्स्ट वाला पॉइंट जो था वो एकदम करेक्ट था कि एटम जो होता है भैया स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है एंड वो मतलब स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है? एटम जो होता है स्फेरिकल शेप में होता है। ये थ्योरी उनकी बाद में सही थी, कुछ चीज़ें उसमें गड़बड़ हो गई थी बस। तो उन्हीं चीज़ों को बाद में उन्होंने करेक्ट करके बताया। तो अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग उनके एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करा था। क्या-क्या ऑपरेटर्स उसमें यूज़ करे थे, क्या-क्या चीज़ें उसमें यूज़ करी थी, कैसे करवाया था, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार फटाक से इनको नोट करो। ठीक है भाई? चलिए, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है? कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया था, ठीक है? अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करवाया था, उससे उन्होंने किस तरीके से करवाया था, कैसा उनका ऑपरेटर्स अरेंजमेंट था, पहले हम उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे भैया कि उन्होंने क्या-क्या उससे कंक्लूजन्स तैयार किए, ठीक है? जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने करवाया, उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन बनाया। क्या-क्या उनको चीज़ें पता चली कि अगर अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं कहीं पे, तो क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? पहले देखो, नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उससे पहले भी आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपको पता होगा आई थिंक। बट अगर नहीं पता जिनको, तो अल्फा पार्टिकल भैया, जैसे आपने हीलियम का नाम सुना है ना? हीलियम होता है 2He4, ठीक है? हीलियम बोला जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम होता है ना, तो हीलियम को बोला जाता है 2He4, 2 नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें और उसका मास नंबर होता है 4, ठीक है? एंड साथ-साथ में इसके ऊपर भैया होता है He के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? हीलियम के ऊपर होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ठीक है? तो वो चीज़ें अलग है, तो फिलहाल इतना जानो कि हीलियम के ऊपर जो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है? मतलब हीलियम के न्यूक्लियस में जो 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसी को बोला जाता है भैया अल्फा पार्टिकल, ठीक है? तो ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसी को बोला जाता है भैया अल्फा पार्टिकल, ठीक है? तो कभी भी आपसे अगर ये पूछा जाए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो हीलियम के ऊपर जो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल, व्हिच मीन्स अगर अल्फा पार्टिकल पे चार्ज तुमसे कोई पूछे, तो भैया उसके ऊपर चार्ज होता है 2e का। 2e का मतलब भैया 2 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कर लो, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इतना इसके ऊपर चार्ज होता है। एंड अगर कोई तुमसे मास पूछे, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो ये भैया प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। प्रोटॉन का मास जो भी होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27 केजी, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अल्फा पार्टिकल का मास दिख जाएगा, ठीक है? एंड उसके चार्ज में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो ये होता है अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है? जिसके ऊपर 2 इकाई का 2e का पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। एंड उसी अल्फा पार्टिकल को लेके भैया उन्होंने क्या करा था, ये एक्सपेरिमेंट करवाया था, ठीक है? अब ये अल्फा पार्टिकल कहीं से भी जनरेट करवाया जा सकता है, बहुत सारे एलिमेंट है जिनके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है? जैसे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कराया था, उसका अरेंजमेंट सुनो कैसा था। ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है? इन्होंने पूरे के पूरे अरेंजमेंट को एक वैक्यूम चेंबर में रखा था, ठीक है? क्या कराया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर, पूरे के पूरे अरेंजमेंट को एक वैक्यूम चेंबर के अंदर रखा था और उसमें था क्या-क्या चीज़, तो भैया उनके पास में था एक रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है? रेडियो एक्टिव सोर्स मतलब उन्होंने लेके रखा था अल्फा पार्टिकल। कौन सा रेडियो एक्टिव सोर्स था भैया? तो उनके पास में था रेडियो एक्टिव सोर्स बिस्मिथ, बीआई से बोला जाता है, 83 नंबर पे आता है, बिस्मिथ बोला जाता है, जिसका मास नंबर होता है 214, ठीक है? तो बिस्मिथ नाम का उन्होंने एक एलिमेंट लेके रखा था, एक लेड कैविटी के अंदर, मतलब काँच का एक वो था, चेंबर था। उस चेंबर के अंदर उन्होंने एक ऐसा सोर्स रखा था रेडियो एक्टिव, ये बिस्मिथ जो होता है भैया वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है? उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे जब उसमें से अल्फा पार्टिकल्स को निकाला गया, ठीक है? उस रेडियो एक्टिव सोर्स में से जब अल्फा पार्टिकल्स को निकाला गया, तो देखो क्या होता है बाद में देखेंगे, तो उसमें से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को निकाला था, ठीक है? मतलब रेडियो एक्टिव सोर्स उनके पास में क्या था भैया, बिस्मिथ, जिसको उन्होंने लेड कैविटी के अंदर रखा था, एक लेड शीशे का चेंबर बनाया था, उसके अंदर रखा था ताकि बाकी चीज़ें से वो अट्रैक्ट ना कर पाए, ठीक है? दूसरी चीज़, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने निकाला था, ठीक है? तो अल्फा पार्टिकल जो हमारे पास में हीलियम का जो 2 इकाई का प्लस चार्ज होता है, उसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल, तो उन्होंने बिस्मिथ के अंदर से एक्सपेरिमेंट वगैरह करके निकाला था, ठीक है?
दूसरी बात, उनके पास में और क्या अरेंजमेंट्स थे, तो भैया उनके पास में एक ऐसा स्क्रीन था उन्होंने एक गोल्ड फॉइन ली थी, ठीक है, एक गोल्ड फॉइन लिया था और साथ साथ में एक ऐसा स्क्रीन लिया था जिसको नाम दिया था उन्होंने अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर, जिसके ऊपर पता है क्या करा था उन्होंने, जेडीएनएस का कोटिंग करवा के रखा था। जेडीएनएस का मतलब होता है भैया जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या करता है भैया, तो जिंक सल्फाइड अगर किसी प्लेन कांच के ऊपर लगाओगे ना, तो वो पता है क्या करता है, अगर उसके ऊपर कोई रेडियो एक्टिव सोर्स जाके गिरा, कोई लाइट उसके ऊपर जाके गिरी, चमकने लगता है। जैसे आप डेली लाइफ में देखते हो, सड़क के किनारे देखो, सड़क के बीच में पट्टी नहीं लगी रहती है, पीली वाली पट्टी, व्हाइट वाली पट्टी, या फिर सड़क के किनारे जो छोटे-छोटे खंभे लगे रहते हैं ऐसे शेप में, इस शेप में, ऐसे वाले शेप में, है ना? बहुत सारे खंभे लगे रहते हैं, देखते होंगे, कभी भी डेंजर का साइन बना रहता है, कुछ और साइन बनाए रहते हैं। तो वैसे तो जो खंभे लगाए रहते हैं, जिसे पीले कलर का पीले कलर से रंगा जाता है उसको, ज़्यादातर केस में पीला ही दिखाई देता है, ठीक है? उन पे पता है क्या करा जाता है? ऐसे ही कोटिंग करवाई जाती है ताकि अगर कभी भी लाइट अंधेरे में, तो वो सब दिन में तो वैसे नहीं चमकता ज़्यादा, ठीक है? पता नहीं चलता है, सूरज की रोशनी की वजह से पता नहीं चलता है। बट जब रात में आती है बात, तो भैया रात के केस में जब आप गाड़ी वगैरह की टॉर्च हेडलाइट जो भी है, उसपे जब जाती है लाइट भैया, तो देखते हो चमकने लगता है, पता चल जाता है कि वहाँ पे एक पोल है ना? ये रास्ते की पट्टी यहीं से जा रही है, पता चल जाता है आराम से। तो भैया वैसी चीज़ों को कोटिंग करवाया जाता है, जेडीएनएस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनसे कोटिंग करवाई जाती है। तो उनका काम ही होता है कि अगर कोई भी लाइट सोर्स उसके ऊपर गिरेगी, तो भैया वो चमकने लगेगा, ठीक है? तो इन्होंने क्या करवाया था, जिंक सल्फाइड की कोटिंग करवाई थी, ठीक है? अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर नाम दे दिया उसको। जिंक सल्फाइड की कोटिंग करवाई थी एक स्क्रीन के ऊपर, जिसको नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर, ठीक है? उसके बाद क्या करवाया, उसके बाद उनके पास में एक थिन गोल्ड फॉइल था, ठीक है? उनके पास में गोल्ड फॉइल था जिसका रेडियस था, यूँ कह सकते हो कि 2.1 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मीटर उसकी मोटाई थी। इतनी पतली एक, समझ सकते हो कि बहुत पतली उन्होंने गोल्ड फॉइल लेके रखा था, ठीक है? और उसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को भेजा, कि भैया जाओ और मैं अपना एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है? तो जैसे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को भेजा, भैया अल्फा पार्टिकल्स इसके अंदर गए गोल्ड फॉइल के ऊपर, एंड देखो अल्फा पार्टिकल्स देख रहे हो, हर एक डायरेक्शंस में, आगे पीछे इधर उधर, हर एक डायरेक्शंस में उस स्क्रीन पे जाके गिरे और स्क्रीन चमकना स्टार्ट हुआ। भैया इधर गिरा तो इधर चमका, इधर गिरा तो इधर चमका, इधर गिरा तो इधर चमका। तो उससे इन्होंने ये पता कर लिया भैया कि अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फाइल के ऊपर आ रहा है और बहुत सारे डायरेक्शंस में वो चमक रहा है, ठीक है? एंड कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो वापस भी आ रहे थे, कुछ इधर जा रहे थे, कुछ आगे जा रहे थे, कुछ सीधे निकल गए, कुछ अलग-अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे, ठीक है? तो ये था उनका apparatus अरेंजमेंट, जिसको पूरे को पूरे apparatus को उन्होंने एक वैक्यूम चेंबर के अंदर रखा था, ठीक है? एंड उसमें भी सोर्स को भी एक लेड कैविटी के अंदर रख दिया, ठीक है? ताकि कोई एयर वगैरह से रिएक्शन ना हो पाए, जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स जाएगा, अल्फा पार्टिकल्स की रेज़, वो एयर के मॉलिक्यूल से टकराए हुए रहना। नहीं तो भाई हो सकता है क्या पता यहीं पे डिफ्लेक्शंस वगैरह आ जाए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी एक अरेंजमेंट बनाई कि क्या-क्या उसमें चीज़ें होने वाली हैं। अब उसके बाद देखो उनके अरेंजमेंट्स में क्या-क्या थी। देखो सुना अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम 83 बिस्मिथ 214, ठीक है? बिस्मिथ नाम के एक एलिमेंट्स को लिया जिसमें से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को निकाला। कंटेन इन लेड कैविटी, भैया उन्होंने उसको लेड कैविटी के अंदर रखा, आर कोलिमिनेटेड इनटू अ नैरो बीम विद द हेल्प ऑफ द लेड प्लेट हैविंग अ नैरो स्लिट। इधर पे उन्होंने एक जगह छोड़ दिया ताकि उसमें से अल्फा पार्टिकल्स अंदर जा सके, जिसको उन्होंने नाम दिया स्लिट ऑफ प्लेट। एंड स्लिट के बारे में आपने भैया अच्छे से पढ़ा होगा, इंटरफेरेंस पढ़ा है ना, इंटरफेरेंस के अंदर वही चीज़ है, वेव ऑप्टिक्स में ये स्लिट है, ठीक है? तो उन्होंने एक स्लिट बनाई ताकि उसमें से ये सोर्स ऑफ द लाइट पास कर पाए, एंड सोर्स ऑफ द लाइट क्या थी, ये अल्फा पार्टिकल सोर्स था, ठीक है? उसके बाद नैरो बीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स फॉल्स ऑन द थिन ऑफ गोल्ड फॉइल, ठीक है? जो थिन ऑफ गोल्ड फॉइल था इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स गए गिरे, ठीक है? गिरने के बाद भैया वो क्या करे, स्कैटर हो गए। अल्फा पार्टिकल्स वेर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन वेर डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर, जो कि अलग-अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो गए, जिसको अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर से उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है? उसके बाद क्या था कि द होल ऑपरेटर्स वर अरेंज्ड इन द वैक्यूम चेंबर, ठीक है? पूरे के पूरे ऑपरेटर्स को उन्होंने वैक्यूम चेंबर के अंदर रखा, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम, जो मैंने ग्रीन लाइन एक बनाई है ना, ये ग्रीन लाइन बनाने का मतलब मेरा बस यही था, ये पूरे के पूरे सिस्टम को उन्होंने एक चेंबर के अंदर रखा था, वैक्यूम चेंबर के अंदर, जिसमें हवा तक नहीं है, ठीक है? टू प्रिवेंट पार्टिकल्स फ्रॉम स्कैटरिंग पार्टिकल्स फ्रॉम एयर मॉलिक्यूल्स से, ताकि वो टकरा वगैरह के इधर-उधर ना भाग जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा काम करा था और उनके ये सिस्टम थी उनके पास में, ठीक है? तो भैया ये चीज़ को बनाओ, अच्छे से एक बार ये नोट कर लो, ठीक है? फिर हम लोग बात करते हैं इनके कन्क्लूज़न की तरफ चलते हैं कि इन्होंने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो करा, ये अल्फा पार्टिकल्स अलग-अलग डायरेक्शंस में चले गए। अब उसके एक्सपेरिमेंट्स क्या-क्या, मतलब उसके कन्क्लूज़न्स क्या-क्या थे, हम उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे, ठीक है? इन्होंने से क्या-क्या कन्क्लूज़न्स निकाले थे।
कि क्या-क्या उनके पास में रिजल्ट्स आए थे इस एक्सपेरिमेंट के बाद। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फटाक से इसके बाद इसको नोट करो। चलो, चलो आगे डिस्कशंस करते हैं भैया उनके ऑब्जर्वेशन की तरफ कि उन्होंने क्या-क्या ऑब्जर्व करा था अपने उस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है? तो भैया पहला जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर फाउंड टू पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। मतलब ध्यान से देखो तो कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो सीधे पार कर गए। दिख रहा है? कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स है भैया जो इसमें से सीधे पार कर गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है? बिना डिफ्लेक्ट हुए गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल सीधे उस पार चला गया, स्क्रीन पे जाके दिखा। ठीक है? तो उन्होंने उससे एक ऐसा ऑब्जर्वेशन तैयार करा कि भैया उसका मतलब ये है कि अगर अल्फा पार्टिकल सीधे पार कर गया मतलब उसके रास्ते में कुछ भी नहीं था। उसके रास्ते में कुछ भी नहीं था। अगर उसके रास्ते में कुछ भी नहीं है मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो खाली होता है। उसके आस-पास में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है? तो उन्होंने पहला कंक्लूजन जो दे के रखा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वे आर फाउंड टू पास गोल्ड फॉइल कि विदाउट एनी रिफ्लेक्शन जब कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे कुछ नहीं बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे बिना डिफ्लेक्शन के जब गोल्ड फॉइल के अंदर से पास कर गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन उन्होंने ये निष्कर्ष बताया था कि व्हिच मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है भैया वो कैसा होता है? हॉलो होता है, खाली होता है, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है? चलो दूसरी बात उन्होंने क्या बोली थी कि सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ एट सर्टेन एंगल्स। ध्यान से देखो तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो देखो ऐसे अल्फा पार्टिकल गया है और अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर इधर पहुंच गया। ऐसे जा रहा था भैया अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर इधर पे पहुंच गया, इधर पे पहुंच गया, इधर पे पहुंच गया। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जो कुछ एंगल पे जाके डिफ्लेक्ट हो गए, है ना? सर्टेन एंगल एट द सर्टेन एंगल्स कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधे पार कर गए, तो जिससे पता चला कि भैया अल्फा पार्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट हॉलो था। बट कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स थे जो कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए, घूम गए, मुड़ गए, ठीक है? तो उन्होंने उससे ये कंक्लूजन तैयार करा कि पॉजिटिव चार्ज देखो अब ये तभी हो पाएगा क्योंकि आपका अल्फा पार्टिकल जो होता है पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा होता है एंड पॉजिटिव चार्ज गया एटम के पास में और वहां से घूम गया। घूमने का मतलब हो सकता है वहां पे वो घूमेगा तभी जब वहां पे भैया कोई और पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के बीच में होता है रिपल्सन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में होता है अट्रैक्शन। आपने ये चीज़ें फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ी थी चार्ज एंड चार्ज वाले में, है ना? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको चार्ज का पढ़ाया जाता है, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया जाता है कि जब सेम नेचर का चार्ज होता है तो भैया रिपल्सन, डिफरेंट नेचर का चार्ज होता है तो अट्रैक्शन। तो भैया ये अल्फा पार्टिकल अगर इधर जा रहा था और घूम गया, तो घूमने का मतलब सीधा-सीधा यही बनता है भैया कि वहाँ पे कोई न कोई तो और भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, जो उसको उसके अंदर रिपल्शन करवा रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज, इधर भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से वो रिपल्शन हुआ है और ये उसके पास में ना जाके घूम गया वहाँ से, ठीक है? डिफ्लेक्ट हो गया। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि द पॉजिटिव चार्ज इज़ कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम। तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे जो उसके स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम के अंदर कंसंट्रेटेड होंगे, ठीक है? जो अल्फा पार्टिकल्स पार कर गए, वहाँ पे जगह खाली था, बट जहाँ से डिफ्लेक्शन हुआ है, उस जगह पे उन्होंने बोला कि वहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड हो, ठीक है? फिर आगे देखो जो फिर अगला जो कंक्लूजन देके रखा था कि द वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वेयर गेट रीबाउंडेड एट टू द सेम पाथ। कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स थे भैया जो कि उसी रास्ते पे वापस चले आए। देख रहे हो? कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो गए और टकराने के बाद उसी रास्ते पे वापस आ गए। एंड कोई भी अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है और कहीं पे जा रहा है और वहाँ से फिर से वापस आ जाए, उसका सीधा-सीधा मतलब ये होता है कि वहाँ पे जहाँ से वो वापस आया है, उस जगह पे हाईली डेंसिटी का कोई न कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज बैठा है ना? इसकी ही डेंसिटी का कोई न कोई हाईली डेंसिटी का कोई न कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तभी रिपल्सन हुआ है और वो उसी डायरेक्शन में वापस भागा है। जिस डायरेक्शन से गया था, उसी डायरेक्शन से उल्टे पैर वापस आ गया। ये तभी पॉसिबल होता है जब दूसरे जगह पे भी कोई न कोई हाईली डेंसिटी का पॉजिटिव चार्ज रखा हो। क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होता, ये जाके चिपक जाता। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन, तो ये तो सीधा पार करके उसके अंदर जाके बैठ जाता, फिर वापस आने की कहानी नहीं बनती। ना तो वापस आता, ना तो पार कर पाता, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो। ठीक है? अट्रैक्शन हो जाता, तो ना तो वापस आता, ना तो डिफ्लेक्शन होता, ना तो पार करता। तो ना तो रुका है, पार भी कर गया है, वापस भी आया है। मतलब नेगेटिव चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी चीज़ अ, फिलहाल के लिए, दूसरी चीज़ मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका खाली था। जब पार कर गए तो मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली बताया उन्होंने। कुछ ऐसे पार्टिकल जो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए थे, तो उससे पता है कि कुछ जगह पे हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है? एंड कुछ ऐसे भी थे जो उसी रास्ते पे वापस आ गए, तो उन्होंने उससे ये डिस्कशन निकाला एक
ऐसा ऑब्जर्वेशन बोला, या उस जगह पे हाईली डेंसिटी का एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ है, एंड रिप्रेजेंटेड पॉजिटिव चार्ज हाईली डेंस कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल पार्ट, बहुत छोटे से जगह में वो चीज कंसंट्रेटेड है, एंड उसको उन्होंने नाम दिया भैया दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड यहीं से न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी करी गई। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि रदरफोर्ड ने ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है। ठीक है, तो यहीं से उनके न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी स्टार्ट हो गई। तो वो करना क्या चाहते थे स्टार्टिंग में, देखा आपने, वो थॉमसन के मॉडल को प्रूव करने जा रहे थे, एंड करते करते पहुंच गए न्यूक्लियस की डिस्कवरी पे ऑटोमेटिक। और ये सिर्फ एक बार करने से नहीं हुआ है, बहुत बार ये करने से हुआ है ना। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ही बार में तुक्के में नहीं बैठ गया है, करते करते बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते करते ये चीजें जाके उन्होंने सेटअप करी थी। ठीक है, चलो, तो एक चीज तो ये पता चल गई भैया कि अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें हमारे पास में क्या क्या चीजें थी। ये अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है, जिसको सोर्स की तरह यूज करा जाता है, लाइट सोर्स की तरह, एंड वो जाता है किसी गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरता है, तो उसमें से भैया वो हो सकता है कुछ सर्टेन कुछ जगह पे डिफ्लेक्ट कर जाए। ठीक है, कुछ जगह से पार कर जाता है, कुछ जगह से वापस आ जाता है। तो जब भैया कुछ जगह से एकदम पार कर जाएगा सीधा सीधा, तो बता जाता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज द हॉलो। एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है, एटम स्फेयर में, स्फेयर शेप में तो होता ही है, पर कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पे खाली होता है। ठीक है, एंड उसके बाद उन्होंने ये बताया कि भैया उसके बाद कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब कुछ जगह पे उसका पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन हुआ है, एंड कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो उसी रास्ते पे वापस आ गए, जिसका मतलब है भैया उस जगह पे हाई डेंसिटी का एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको बोला जाता है सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, और उसी सेंटर ऑफ द एटम में बाद में वो नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि भैया वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बैठाया जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। ठीक है, चलो, ये हमारे पास में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, अच्छा, ये तो चीज हो गया। ये जो फॉर्मूला तुमको दिख रहा है सेकंड वाले लाइन में, इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब सीधा सीधा ये है भाई कि जो अल्फा पार्टिकल्स किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, जिस एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए होंगे, जैसे ये सपोज करो किसी एंगल पे डिफ्लेक्शन हुआ होगा, ये किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हुएंगे, ये किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ होगा, तो जिस एंगल पे डिफ्लेक्शन हुआ है उसका उसका फॉर्मूला ये होता है कि कितने अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो थे कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट डिफ्लेक्शन। ठीक है, कितने एंगल पे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुआ है उसका फॉर्मूला होता है एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन के पावर 4 थीटा बाई 2। ये उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, विद द ऑब्जर्वेशन विद द कैलकुलेशन। ठीक, तो इसको नोट करो, फिर हम लोग बात करते हैं भैया, कहते हैं उसको रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि उनका मॉडल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो। चलिए, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, कि रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है। ठीक, अब यह रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम क्या था, उसमें क्या क्या चीजें उन्होंने बता के रखी थी, जो एक्सपेरिमेंट करा था, उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था। ठीक है, जैसे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया गया था बाद में। वैसे ही रदरफोर्ड ने जब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके कंक्लूजन दे दिए, तो फिर उन्होंने अपना एटम के बारे में एक अपना एक कंक्लूजन दे के रखा, अपना एक मॉडल दे के रखा। ठीक है, अब उस मॉडल में क्या था भैया, सुनना, कि एन एटम में बी रिगार्डेड एज अ स्फीयर ऑफ 10 के पावर माइनस 10 मीटर डायमीटर। एटम जो होता है वो 10 के पावर माइनस 10 मीटर डायमीटर का एक स्फीयर होता है। ठीक है, मतलब 10 के पावर माइनस 10 मीटर मतलब 10 के पावर माइनस 0.5 इंटू 10 के पावर माइनस 10 मीटर रेडियस का एक ऐसा स्फीयर, इतना छोटा सा स्फीयर होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया एटम होता है। ठीक है, एटम मतलब इतना छोटा डायमीटर का एक स्फीयर होता है। तो इन्होंने भी एक चीज कंसीडर करी भी है कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, जो कि थॉमसन ने बोल के रखा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि एंड द होल पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ कोर, सेंट्रल कोर। उसका जो उस पूरे एटम का जो पूरा का पूरा मास होता है, ठीक है, एटम का पूरा मास एंड पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज वो किसी एक छोटे से सेंट्रल एरिया में जाके बैठा रहता है, छोटे छोटे मतलब एक छोटे से जगह पे जाके कंसंट्रेट रहता है, जिसको उन्होंने नाम दिया, वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर पूरे एटम का एक पॉजिटिव चार्ज, हर एक पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम का, एंड उसका जो टोटल मास होता है उसके सेंटर में जाके बैठता है, जिसको सेंटर को नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने अगली थियरी बोली कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स।
न्यूक्लियस जो होता है भैया वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको प्रोटॉन नाम दिया गया, एंड साथ साथ में उसमें न्यूट्रॉन भी होता है न्यूक्लियस के अंदर। बट न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो अलग अलग तरीके के ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, उन ऑर्बिट्स में कौन घूमता रहता है भैया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स, उन अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद एक थियरी और दी थी उन्होंने, ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकते हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो भैया इक्वल होते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो जब भी एटम की बात करी जाती है तो एटम एक न्यूट्रल चीज होता है, कंसीडर करा जाता है। आपने जब भी केमिस्ट्री में देखा होगा कि भी एटम की बात करी जाती है, तो अगर मान लो हाइड्रोजन एटम की बात करी जाए तो सीधा सीधा ऐसा लिखते हो हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम की बात करी जाए तो हीलियम एटम, बट वहीं पे अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करी जाती है तो ऐसे लिखते हो हीलियम मॉलिक्यूल, है ना। तो एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। तो एटम का सीधा सीधा मतलब ये होता है भैया कि जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होंगे, उस चीज को बोला जाता है वो एक एटम होता है, ठीक है। तो आप जितने भी एलिमेंट्स पढ़ते हो ना, वो सारे के सारे उस टाइम पे एटम होते हैं, बट उनको जब किसी और के साथ में मिला लेते हो, सेम नेचर का अगर होगा, सेम चीज होगा तो मॉलिक्यूल, बट डिफरेंट कोई होगा, जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हो तो H2O बनाते हो, तो उसको कंपाउंड बोला जाता है। बट अगर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ में मिलाओ तो उसको मॉलिक्यूल बोला जाता है, ठीक है। वही चीज है कि अगर वो अकेला शेप में दिखता है तो उसको एटम बोला जाता है, ठीक है। तो सॉरी, एटम जो होता है भैया वो एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा न्यूट्रल चीज होता है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर होते हैं। जितना उसमें प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसी चीज के इसी कंसेप्ट पे जब आप न्यूक्लियाई पढ़ोगे, न्यूक्लियाई वाला चैप्टर, यही कंसेप्ट देखो उधर पे यूज होता है, ठीक है। जब यही वाला कंसेप्ट आप उधर पे यूज करोगे तब बताऊंगा फिर से मैं आपको न्यूक्लियाई में कि रदरफोर्ड ने जो बोला था अपने मॉडल ऑफ एटम में, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द एटम इज इक्वल, वहां पे मैं बताऊंगा फिर से, ठीक है, न्यूक्लियर वाले चैप्टर में। तो भैया ये था उनका मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली जो चीज आती है भैया उसको बोला जाता है मतलब इसके बाद उन्होंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक थियरी दिया। किसका थियरी दिया भैया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है भैया, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है जो अल्फा पार्टिकल्स आपके न्यूक्लियस की तरफ जा रहे थे, ठीक है, मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल की तरफ जा रहे थे, बाद में सेंट्रल पार्ट को उन्होंने कोर को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। तो जो भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा था, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो भी न्यूक्लियस की तरफ जा रहा था वो जाके जब वापस आ गया, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे, थर्ड थ्योरी इनकी यही कहती है ना, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो उसी रास्ते पे वापस लौट आए, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस तक गए होंगे कि वहां से वापस आना पड़ा होगा, वो जो बीच का डिस्टेंस बचता है ना, उसी को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अगली जो टॉपिक होगी हमारी इसके अंदर भैया, उसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट क्लोजे, चलो भाई स्पेलिंग सुना लेना, ठीक है। क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, ठीक है भैया। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब भैया सपोज करो ये तुम्हारे पास में कोई एक एटम है, ठीक है, ये एटम है स्फेरिकल शेप में, एटम इज इन स्फेरिकल शेप बाय द थॉमसन मॉडल, बाय द रदरफोर्ड मॉडल। उसके अंदर भैया ये आपका है न्यूक्लियस, इसको तुम बोलते हो न्यूक्लियस, ठीक है। एंड ये तुम्हारे पास में अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा था न्यूक्लियस के पास में, और सपोज करो यहीं से वापस आ गया, उसी रास्ते पे जब वो वापस आ जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल होते हैं जो सेंटर के पास में जाते हैं तो उसी रास्ते पे वापस आ जाते हैं, ये वाली कहानी है। तो सपोज करो ये अल्फा पार्टिकल जा रहा था उसी रास्ते पे वापस आ गया, उसी रास्ते पे वापस आना है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस तक ये गया होगा कि मतलब इस न्यूक्लियस का कितना इफेक्ट रहा होगा कि वहां से वो वापस चला गया होगा। तो ये जो बीच का डिस्टेंस बचता है ना कि इतने डिस्टेंस के पहले ही वापस चला है, वो अगर पास में पहुंच जाता भैया, अगर वो नेगेटिव चार्ज होता तो पास में पहुंच जाता। ये था तुम्हारा अल्फा पार्टिकल जो कि होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन भैया, इसका ये वाला एरिया में अगर कोई और जाएगा तो उसका मतलब भैया वो उसको रिपेल कर देगा, सीधी सीधी मतलब ये था। तो अल्फा पार्टिकल गया 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 गया, यहाँ से वो वापस से रिपेल हो गया, ठीक है, उसके अंदर रिपल्सन का प्रॉपर्टी आया और वो वापस घूम गया। तो ये वाले डिस्टेंस जो बच गया है ना, ये जो डिस्टेंस बचा है न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के वापस लौटने वाले को, इसी को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितना क्लोज तक जाके पहुंचा था, उसी को क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जाता है।
कितना क्लोजली पहुंच जाता। ठीक है, तो ये हो गया आर नॉट। ठीक है, अब इसी आर नॉट की वैल्यू हमको निकालनी है, जिसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, उससे पहले अल्फा पार्टिकल पे जानते हो 2e का पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल अगर चार्ज की बात करी जाए तो उसके ऊपर इतना चार्ज होता है, एंड अगर न्यूक्लियस की बात करी जाए भैया तो न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होता है? न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है, देखो न्यूक्लियस को जेड से दिखाते हैं क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर होता है जेड। ठीक है, एंड न्यूक्लियस के जो पास में चार्ज होता है भैया उसको दिखाते हैं जेड ई से। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस के पास में कितना चार्ज होता है भैया, तो न्यूक्लियस के पास में जेड ई का चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल के पास में 2e का चार्ज होता है। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए हम क्या थ्योरी यूज करने वाले भैया, वो निकालने के लिए हम यूज करेंगे कि जब ये अल्फा पार्टिकल जाएगा तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, एंड जब वो वापस आएगा कुछ टाइम होगा जहां से वो रुकेगा और घूम के वापस आएगा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्या होता है भैया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या होता है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में जो भी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ होगा वो, और जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब वहीं से हम लोग इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और उसको हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। अब चाहो तो इसके बाद मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके डेरिवेशंस नहीं करने इसको, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में कट गया है। तो चाहो तो यहीं से तुम इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो, बट वो याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उससे अच्छा है भैया तुम सीधा उसको डिराइव कर लो, है ना, उसको क्या करो, सीधा डिराइव कर लो। और डिराइव करने के लिए क्या कर सकते हो भाई, देखो सीधा सीधा पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा बिटवीन, है ना, बिटवीन निकालते, बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भैया, तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा, ठीक है, लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो जब हमारे पास में दो दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो उसके पास में फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, अगर दो चार्ज पार्टिकल हो तो। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर, सिर्फ आर होता है, आर स्क्वायर नहीं आर होता है। ठीक है, अब उसके बाद के की वैल्यू, के का मतलब होता है जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जानते ही हो। Q1 क्या हमारे पास में अल्फा पार्टिकल है और Q2 हमारे पास में क्या है, जेड ई है। ठीक है, डिवाइड बाई आर कितना है भैया, आर को हमने नाम दिया है दैट इज द आर नॉट, आर इज दैट इज द और नॉट। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज हमारे पास में क्या होगी भैया, तो एक्चुअली में इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करो तो के 2z² डिवाइड बाई आर नॉट हो गया। ठीक है, इसको बनाओ इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद हमारे पास में दूसरी चीज क्या है, हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल निकालनी है भैया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल निकालो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हम निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, आप चाहो तो ये चीजें स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, बट मेरा कहना ये है, मेरा सजेशन ये भी है कि आप इसके डेरिवेशंस को याद कर लोगे, डेरिवेशन समझ जाओगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूले में क्या है। ठीक है तो अब भैया इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होती है भैया हाफ mv², सबको पता है काइनेटिक एनर्जी इज द हाफ mv²। और काइनेटिक एनर्जी किसकी निकाल लो, अल्फा पार्टिकल की, तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल m अल्फा, वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल v अल्फा, हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर कर लो। ठीक है भाई, उसके बाद सीधा सीधा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को जब रिलेट कराओगे भैया तो क्या पता चलता है कि फर्स्ट इक्वेशन ये कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिटवीन न्यूक्लियस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, तो हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं के 2k ZE² डिवाइड बाई आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। ये हमारे पास में फॉर्मूला बनता है हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें और भी कुछ कर सकते हो भाई, और कुछ करने का मतलब हमको आर नॉट की वैल्यू सिंपल चाहिए थी ना, तो हम आर नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, पुट क्या करना, निकालना ही है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई कर भैया इधर, ये हो जाएगा कितना 4, आर नॉट को उधर भेजो, तो आर नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 4k ZE² डिवाइड बाई m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर।
ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बनता है आर नॉट का, ठीक है। आर नॉट का हमारे पास में ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। 4 k z e² डिवाइड बाई एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। एक काम और कर सकते हो, इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहने दो, इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहने दो। तो अगर उसको तुम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही रहने देते हो तो आर नॉट की वैल्यू जो हमको मिलती है वो क्या हो जाएगी, ये पार्ट 2 k z e² डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, हाफ एम अल्फा वी अल्फा को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो इसको सीधा सीधा लिख ले भैया तुम k अल्फा करके। तो या तो तुम ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लो या तो नीचे वाला फॉर्मूला याद कर लो, या फिर और अच्छे से करना है तुम कैपिटल K की वैल्यू पुट कर लो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल K की वैल्यू पुट कर लो, एंड इसकी भी अपनी वैल्यू होती है, जानते हो तुम 9 × 10⁻⁹। ये वैल्यू रख के एक और फॉर्मूला तुम बना सकते हो इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, ठीक है। चाहो तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ से तैयार कर सकते हो। अब k की वैल्यू रखोगे तो ये 4 से 4 गया, पाई/एप्सिलॉन नॉट आएगा। इधर पे चाहो तो k की वैल्यू रखो तो 2 1/2 हो जाएगा, इधर पे 2 खत्म, नीचे 2 बच जाएगा। तो बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। तो इसी को बोला जाता है भैया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि कितना डिस्टेंस तक वो जाके भैया वापस आ गया, ठीक है। अब इसमें तुम चाहो तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, जिसमें देखो k क्या है, k इज द इतना 1/4 जिसको आप डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हो। z इज द एटॉमिक नंबर होता है, किस एलिमेंट का आप बताना चाहते हो वो z निकाल लो। उसके बाद e इज द 1.6 × 10⁻⁹ कूलम फंडामेंटल चार्ज, याद है फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताया था मैंने ही। उसके बाद k अल्फा इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, एंड इसकी वैल्यू भैया करीब करीब 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करी जाती है, करीब करीब 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करी जाती है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अगर ये पुट कर दो, पुट करके इनको सिंप्लीफाई करके चाहो तो आर नॉट की एक करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि 3 पॉइंट समथिंग के बराबर आता है, 3.2 के समथिंग के बराबर आता है। तो इधर से चाहो तो तुम आर नॉट की वैल्यू प्रॉपर निकाल भी सकते हो, उन्होंने निकाली भी थी, ठीक है। एंड इसी के बाद भैया एक और टॉपिक आती है जिसको बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इसी के बाद एक और टॉपिक आती है जिसको बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसका डेरिवेशन नहीं करना, जिसके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगली इसी में टॉपिक आती है जिसको बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है भैया, यही इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था, सपोज कर भाई ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन सपोज करो ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल जा रहा था जा रहा था जा रहा था जा रहा था और घूम गया, यही था ना, जा रहा था जा रहा था जा रहा था और घूम गया। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, मैं ऊपर इसलिए बना रहा हूँ ताकि फिगर अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये बनाना तो एक्चुअली मुझे ऐसे चाहिए था, क्योंकि अब इधर से घूमेगा तो मैं डिस्टेंस को नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इम्पैक्ट पैरामीटर मुझको एक डिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है। वो डिस्टेंस करने के लिए मैं ये डायरेक्टली इसको ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि अल्फा पार्टिकल सपोज करो ये अल्फा पार्टिकल था, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड फॉइल के पास में मतलब न्यूक्लियस के पास में जा रहा था, एंड कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो सर्टेन एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए थे, ठीक है। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जिसको सीधा न जाने की बजाय वो भैया किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए थे। उनका अगर आपको, अब जो डिफ्लेक्ट हो गए थे, सपोज करो ये तुम्हारी न्यूक्लियस वाली लाइन है, मतलब अल्फा पार्टिकल ये था, इधर से जा रहा था जा रहा था जा रहा था और इधर से घूम गए, ठीक है। तो जो घूमने में डिस्टेंस इसलिए ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि ये घूमने वाली डिस्टेंस को मुझको ये वाला डिस्टेंस पता करना है, पर अगर मैं इसी लाइन पे बना दूंगा ना तो मैं वो डिस्टेंस को अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो स्लाइडिंग बोर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब अगर अल्फा पार्टिकल ऐसे गया, घूम गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है अल्फा पार्टिकल के बीच में, ठीक है, मतलब अगर ये v वेलोसिटी से अगर जा रहा था इसके अंदर, तो अल्फा पार्टिकल और जो न्यूक्लियस होता है उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को बोला जाता है भैया इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा था, जो सर्टेन एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया न्यूक्लियस के पास में पहुंचने पे, तो न्यूक्लियस, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कि कितने डिस्टेंस पे ये जो डिस्टेंस है कितने डिस्टेंस पे वो घूम गया, उसी को बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर, और उसको दिखाया जाता है स्मॉल b से, ठीक है। एंड उसका जो फॉर्मूला होता है भैया वो होता है कैपिटल के z e² कॉट θ/2 डिवाइड बाई के अल्फा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चाहो तो भैया आप इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लो, ठीक है। तो आई थिंक डायरेक्टली याद ही कर लो, ज्यादा कुछ काम नहीं, उसका डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है तुमको, ठीक है। तो ये था अभी तक का हमारा रदरफोर्ड के हिसाब से, कि रदरफोर्ड ने क्या क्या चीजें हमको एक्सप्लेन करके दी थी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो मैंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया, मॉडल दिया, इम्पैक्ट पैरामीटर बताया,
ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तक बता के दिया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नील्स बोर का मॉडल ऑफ एटम। ठीक है भैया, तो इसको अच्छे से नोट करो एक बारी, फिर हम लोग नील्स बोर के मॉडल ऑफ एटम की तरफ चलेंगे। ठीक है, फटाफट इसको अच्छे से नोट कर लो, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। अच्छा, एक चीज़ और, इससे पहले ना भैया हम लोग थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि रदरफोर्ड के कौन-कौन से ड्रॉबैक्स थे, ठीक है? क्योंकि आपके सिलेबस में थोड़ा-सा ये भी दे के रखा है, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है? तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल का भैया क्या-क्या ड्रॉबैक था, ठीक है? मतलब उन्होंने क्या-क्या चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करी थी अपने पूरे मॉडल के अंदर। जो चीज़ें एक्सप्लेन करी थी वो तो खैर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं थी। उन्होंने अच्छे से एक्सपेरिमेंट वगैरह करके उसको एक्सप्लेन करा था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है? उन्होंने क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी थी, उसके बारे में डिस्कस करें, तो लिखा जाता है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है भैया? रदरफोर्ड मॉडल का क्या-क्या ड्रॉबैक्स था? रदरफोर्ड मॉडल ऐसा। ठीक है, तो पहला तो उनका ड्रॉबैक ये था भैया कि फर्स्टली उन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया कि एटम आपका कितना स्टेबल है। उन्होंने क्या-क्या बोला था देखो सुनो, उन्होंने बोला था कि एटम है, एटम के सारा का सारा मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहता है, एटम स्फेरिकल शेप में होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर का डायमीटर होता है, उसके अंदर उसके सेंटर को न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है? और उसके न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स वेरियस ऑर्बिट्स में गोल-गोल सर्कुलर पाथ्स पे घूमते रहते हैं। उन्होंने इतना सब बोल के रखा था, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि एटम कितना स्टेबल है भाई, एटम कितना स्टेबल है ये कौन बताएगा? तो भैया ने एटम कितना स्टेबल है इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है? ही डज़ नॉट एक्सप्लेन, ठीक है? डज़ नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम, अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है? इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ठीक है भैया? अच्छा, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, उसके बाद दूसरी जो इनका ड्रॉबैक था, इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की मतलब जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया। ही डज़ नॉट एक्सप्लेन ही डज़ नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस तरीके से उसमें चीज़ें चलती हैं, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करी थी, इसलिए इसको बोला जाता है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो उन्होंने जो अपना मॉडल दे के रखा था, 4-5 पॉइंट्स उन्होंने बता के रखे थे और अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स करवाया था। उसके बावजूद उन्होंने ये 2 चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पाए, मतलब उनको इस बारे में उतना आइडिया नहीं था उस टाइम पे कि इस बारे में भी बताना होता है, ठीक है? तो उस बारे में उन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा, तो ये उनका ड्रॉबैक था और इसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए फिर आए हमारे नील्स बोर, ठीक है? एक इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं नील्स बोर, साइंटिस्ट है, ठीक है? उनका भी एक साइंटिस्ट नाम है। चलो, अब सुनना, अब नील्स बोर जो थे भैया, अब जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया, सब कुछ सही जा रहा था, तो जब इन्होंने इस चीज़ के बारे में, तो नील्स बोर जब आए, तो उन्होंने कहा ठीक है, रदरफोर्ड साहब ने जो अपना मॉडल दिया, थॉमसन साहब ने जो मॉडल दिया था, उसको तो उन्होंने करेक्ट कर दिया रदरफोर्ड ने। फिर रदरफोर्ड का जो मॉडल आया, उसके अंदर जब उन्होंने अच्छे से उसको पढ़ा कि भैया ये मॉडल है, ठीक है, ऐसे-ऐसे काम कर रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है, चलते जा रहा है। बट जब नील्स बोर आए, उसको पढ़े अच्छे से एंड उसके बाद उन्होंने ये बोला भाई कि आपने तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया ही नहीं। हाइड्रोजन उनके अंदर भी दिमाग में था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आपने बताया ही नहीं। आपने तो स्पेक्ट्रम की बात नहीं करी, ठीक है? तो उस टाइम पे फिर नील्स बोर ने क्या करा, इनके ड्रॉबैक्स को सुधारा, ठीक है? इनके मॉडल में थोड़ा-सा करेक्शन करा और जो उन्होंने मॉडल दे के रखा, तो उन्होंने बोला था कि भैया आपने जो मॉडल दिया करेक्ट है, मैं उसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं करूँगा, आपने जो चीज़ें नहीं बताई हैं, मैं वो चीज़ बताऊँगा। ये काम था नील्स बोर का, ठीक है? एंड ऑल्दो कुछ चीज़ें उन्होंने करेक्ट भी करी थी, जैसे इनके मॉडल में एक चीज़ था रदरफोर्ड की, कि लास्ट वाली पॉइंट जो थी हमारे पास में, कि इलेक्ट्रॉन्स वेरियस ऑर्बिट्स में घूमता रहता है, ठीक है? तो उधर से भी रिलेटेड एक टॉपिक्स उन्होंने नील्स बोर ने ऐड करी थी, ठीक है? वहाँ से भी कुछ चीज़ें उन्होंने करेक्ट करके बताई थी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद रदरफोर्ड नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है? जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल लगता है, क्योंकि उसमें आपको क्या-क्या पढ़ना होगा। नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है? मेन वही है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही पढ़ना है जो कि मेन है, ठीक है? तो पहले हम लोग नील्स बोर का मॉडल पढ़ेंगे, उससे पहले आप इसको नोट करोगे, ठीक है? फटाक से नोट करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है भैया। फटाफट नोट करो भाई, जल्दी-जल्दी। चलो,
अब आगे डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम क्या होता है? एक्चुअली इनका पूरा नाम होता है नील्स बोहर। ठीक है, बोर पढ़ते हैं, बोहर पढ़ते हैं, तो आई थिंक बोर पढ़ना चाहिए। एक्चुअली नाम यही है इनका, नील्स बोर। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो मॉडल दिया था रदरफोर्ड के बाद, अब उन्होंने क्या क्या बोला था अपने मॉडल के अंदर, सुनना। पहला उनका टर्म था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस एंड अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। ये बात तो भैया आपके रदरफोर्ड ने भी बोल के रखा था कि एक एटम जो होता है उसके सेंट्रल कोर को न्यूक्लियस बोला जाता है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंड साथ साथ में उसमें उसका सारा का सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड रहता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स पे चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो पहला तो उन्होंने जो रदरफोर्ड ने बोला था, उन्होंने एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि बोर ने ये नहीं बोला था कि रदरफोर्ड क्या जो थियरी थी वो गलत थी। उन्होंने उसमें थोड़ा सा करेक्शंस करे थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि आपकी जो थियरी है ठीक है, सही है, बहुत कुछ उसमें सही था, कुछ चीजें गड़बड़ है जिसको मैं करेक्ट करता हूँ और जो चीजें आपने नहीं बताई है मैं वो बताऊंगा। तो ये काम था नील्स बोर का। तो वही चीज है, तो फर्स्ट जो इनकी थियरी थी उन्होंने ये कंसीडर करा था कि एटम जो होता है भैया वो एक स्मॉल पार्टिकल होता है। ठीक है, एटम बहुत छोटा होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, उसके बाद उसका सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से पार्ट पे सेंट्रल कोर में कंसंट्रेटेड होता है, जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं, और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो दूसरी थियरी थी वो ये कहती है कि जो हर जो जिस इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो किसी न किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होती है। हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी खुद की एनर्जी होती है, तो वही लिखा गया है कि व्हेन रिवॉल्विंग इन अ परमिसिबल ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है या अपने अपनी ही ऑर्बिट में घूमता रहता है, तब उस टाइम पे वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा किया, ठीक है, अगर उसने ऐसा किया भैया, तो देखो यही होती है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यही चीज स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताती है कि अगर उसने एनर्जी का रेडिएशन कर दिया, तो भैया एनर्जी का रेडिएशन करते ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गई खत्म। अब एनर्जी गई खत्म, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धीरे से न्यूक्लियस के पास में आएगा, और न्यूक्लियस के पास में आएगा भैया, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, तो वैसे ही खींचना चाहता है वैसे ही भी, और आपके पास में वैसे ही एनर्जी नहीं है, आपकी एनर्जी खत्म। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आएगा और जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ में आएंगे तो एटम का खत्म, एटम खत्म हो जाएगा फिर। तो वही बात होगी कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो वो रेड एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता, वो अपनी ही ऑर्बिट में एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता। ठीक है, मतलब अपनी एनर्जी का अपनी ऑर्बिट में रेडिएशन नहीं करता। अगर ऐसा करेगा भैया, तो आपका एटम उसको अपना न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को फिर अपने पास बुला लेगा, है ना, जैसे कहते हैं ना भगवान अपने पास बुला लो, तो वही होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अपने पास बुला, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेगा। उसके बाद आपके एटम की कहानी खत्म। ठीक है, फिर अगली चीज जो है कि ईच एटम हैज सर्टेन डेफिनिट स्टेबल स्टेट्स, ठीक है, इन विच इट कैन एग्जिस्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एक स्टेट के पास में जिस भी ऑर्बिट में घूमता है उसको स्टेट कहा जाता है। ठीक है, उसको स्टेबल स्टेट नाम दिया है कि हर एक ऑर्बिट के पास में अपना खुद का एक एनर्जी होता है, जिसको स्टेबल स्टेट्स नाम दिया है, और उसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हर एक ऑर्बिट में, हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। जैसे अगर बात करी जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, जो हमने पहले पढ़ी थी, नील्स बोहर ने इसका भी कॉन्सेप्ट दे के रखा था, KLMN वाला, अगर आपको पता हो तो, है ना? बाद में अहबाउ ने उसको अलग करके रखा, एसपीडीएफ का एक प्रिंसिपल दिया वगैरह-वगैरह। तो नील्स बोहर ने KLMN का जो कॉन्सेप्ट दे के रखा था, तो K वाले स्टेट में, K वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हो, L वाले में 8 बढ़ते हो, M वाले में 18, N वाले में 32 बढ़ते हो। तो उस टाइम पे इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में थे, मतलब उस टाइम पे हमारे पास में आई थिंक 60 के अराउंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स खोजे गए थे। तो उस हिसाब से उन्होंने KLMN की अपनी एक थ्योरी दे के रखी थी, तो वहीं से बताया था उन्होंने कि जो स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है? जो स्टेबल स्टेट्स होते हैं, उनके पास में खुद की एक एनर्जी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है? तो हर एक स्टेट में अलग-अलग एनर्जी, और उनके पास में अलग-अलग तरीके के इलेक्ट्रॉन्स और उनकी एनर्जी अलग-अलग, ठीक है? ईच पॉसिबल स्टेट्स हैज़ डेफिनिट टोटल एनर्जी। हर एक स्टेट के पास में अपनी-अपनी टोटल एनर्जी होती है, एंड दीज़ आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। उन स्टेट्स को स्टेशनरी स्टेट बोला जाता है, जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, जिसकी एनर्जी फिक्स होती है भैया, मतलब जिनकी खुद की अपनी एक स्टेबल एनर्जी होती है, उसको बोला जाता है स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, अगली जो थियरी हमारे पास में है, इनकी इनकी जो थियरी थी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज द सम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपन 2 पाई। मतलब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जिसका भी इंटीग्रल मल्टीपल h अपान 2 पाई नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। इन्होंने एक बाउंडेशन बता दिया, और जो कि करेक्ट भी था। ठीक है, और इस चीज के बारे में हमारे रदरफोर्ड भैया ने कुछ भी नहीं बोला था। ठीक है, तो वही थोड़ा बहुत
ड्रॉबैक हो गया ना। स्टेबिलिटी आपकी, ये दोनों चीज स्टेबिलिटी के बारे में बताती है, ठीक है। बाद में इन्होंने अगली, बाद में हम लोग स्पेक्ट्रम के बाद में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल इनकी थ्योरी देखते चलो। तो क्या बोला इन्होंने, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूमेगा भैया न्यूक्लियस के पास में, जिसकी एंगुलर मोमेंटम उसके h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो। अब इसका मतलब क्या होता है भैया, पहले तो बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम, है ना। चलो, अब एंगुलर मोमेंटम को J से दिखाओ चाहे L से दिखाओ, इज द कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, वैल्यू होती है mvr, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है भैया mvr, इसको बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है भैया। तो बोला उन्होंने कि एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब समझते हो भैया, वो कभी भी आधा, पौना, डेढ़, सवा, ढाई इस फॉर्मेट में कभी नहीं चलेगा। जब भी वो चलेगा तो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1h होगा, 2h होगा, 3h होगा, 4h होगा, 5h होगा, इस फॉर्मेट में चलेगा। वो कभी भी 1/2h, 1/3h, 1/4h इस फॉर्मेट में कभी नहीं चलेगा। उसी को बोला जाता है इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म, ठीक है। मतलब h/2 का हमेशा होल नंबर के फॉर्म में चलेगा। जो n लिखा हो ना, मैं इसको बोला जाता है इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। n इज द कॉल्ड, इधर पे n जो है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर वगैरह वगैरह क्वांटम नंबर आपने 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा है, नील्स बोर की थ्योरी के बाद पढ़ा है ना। तो भैया वही है कि n को बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू आप जानते हो भैया 0 to 1 2 3 4 5 कुछ भी होती है ना। अब जिस भी क्वांटम नंबर की बात करते हो तो 1 से स्टार्ट कर जाती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो n की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 2 होगी, या अगर 0 होगी तो भैया तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ही नहीं, कौन सा ऑर्बिट में घूमेगा, 0 करोगे तो इसका मतलब ये 0। और एंगुलर मोमेंटम 0 मतलब कौन सा ऑर्बिट में घुमा रहे हो, किसी ऑर्बिट में नहीं घूम रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और एटम के पास में इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो एटम बचेगा कहाँ से, स्टेबल ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो L जो होता है, जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी सब ऑर्बिट का, एटम के अंदर जो भी ऑर्बिट होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वो NH/2 के बराबर चलेगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, L की जगह पे ऐसा लिख लो, mvr इज इक्वल टू NH/2, यही फॉर्मूला लिखते हो ना, mvr इज इक्वल टू NH/2। तो भैया इसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। वो कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब समझ गया कि कभी भी डेढ़, सवा, पौने 2 में नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, m क्या है भैया, मास ऑफ द जो भी होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द किसका, ऑर्बिटल, ऑर्बिट का है ना। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन v, मास ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। जिस आपकी जानने वाली काम जो है, h को कहा जाता है भैया प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का मतलब जानते हो आप, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट की अपनी एक वैल्यू होती है 6.64 इंटू 34 जूल सेकंड। इसका एक फॉर्मूला भी आपको आई थिंक बताया होगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट का, E इक्वल्स टू h न्यू, है ना। अगर एनर्जी के फॉर्मेट में देखा जाए, चलो इधर भी बता देता हूँ, अगर एनर्जी के फॉर्म में उसकी वैल्यू देखी जाए तो एनर्जी के फॉर्म में h न्यू एक फोटोन की वैल्यू होती है। एक फोटोन जो होता है हमारे पास में, या फिर इसको बोला जाता है एच सी बाई लेमडा बोला जाता है, एच न्यू बोलो या फिर एच सी बाई लेमडा बोला जाता है। हर एक फोटोन की एनर्जी होती है, ठीक है। अब अगला जो थ्योरम था इनका, उसी पे बेस्ड है कि एन एटम कैन emit or absorb radiation in the form of discrete photon only when an electron jumps from higher energy state to lower energy state या फिर lower energy state to higher energy state। मतलब ये भैया कहने का कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहा है, जैसे सपोज करो ये स्टेट है, ठीक है, ये एक ग्राउंड स्टेट है, ठीक है भैया। मतलब ग्राउंड स्टेट का मतलब ये न्यूक्लियस के पास वाला स्टेट है, और ये न्यूक्लियस के थोड़ा ऊपर वाला स्टेट है, इसको हायर एनर्जी स्टेट बोलते हैं। हायर एनर्जी स्टेट और ग्राउंड स्टेट को लोअर नाम देते हैं, ठीक है। ये लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले स्टेट से नीचे वाले स्टेट में आना चाहता है न्यूक्लियस के पास में, तो उसको अपनी एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा कि एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, थोड़ा बताना तो। सोचो कि इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो उसको अपनी एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन या रिलीज। सीधी सीधी बात है भैया, अगर ऊपर से नीचे आना चाहता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी को
इमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर अपनी एनर्जी को इमिट करेगा तो किस फॉर्मेट में करेगा भैया, वो इमिट करता है डिस्क्रीट फोटोन के फॉर्मेट में। डिस्क्रीट फोटोन का मतलब उसकी जो एनर्जी होगी वो एच न्यू के फॉर्मेट में होगी या फिर एच सी बाई लेमडा के फॉर्मेट में होगी। उसकी जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, एच सी बाई लेमडा या फिर एच न्यू, दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा, बात कीजिए। तो इनके फॉर्मेट में मतलब डिस्क्रीट फोटोन के फॉर्मेट में एनर्जी का रेडिएशन होगा, अलग अलग एनर्जी का रेडिएशन होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर यही इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तब क्या होगा भैया, लोअर से हायर मतलब उसको अपना एरिया छोड़ के दूसरे के एरिया में जाना है तो ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, है ना। किसी को भी अपना एरिया छोड़ के अगर दूसरे के एरिया में जाना है तो उसको ज्यादा पावर चाहिए। ज्यादा पावर करने के लिए भैया, अगर लोगों की बात करें तो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और ज़्यादा एनर्जी चाहने का मतलब होता है भैया उसको एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करनी पड़ेगी कहीं न कहीं से, और अगर वो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करता है तो भैया वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ बढ़ते हुए जाता है। समझ गए? तो इनका कहने का मतलब ये था कि जब कोई एटम भैया लोअर से हायर में जाता है, फिर हायर से लोअर में आता है, तो जब एनर्जी का रेडिएशन तब एनर्जी का रेडिएशन कर सकता है। अगर अपनी ही ऑर्बिट में घूमेगा, उस टाइम पे एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा। बट अगर वो अपनी ऑर्बिट को चेंज कर रहा है, लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, अपनी एनर्जी को, अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, उस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रेडिएशन कर सकता है। और वो किस फॉर्मेट में करेगा, एक डिस्क्रीट फोटोन की एनर्जी के फॉर्मेट में, और इसकी वैल्यू होती है भैया एच न्यू, ठीक है। एंड अगर बाय द वे वो हायर टू लोअर में जा रहा है, सपोज करो अगर इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर में जा रहा है तो हमारे पास में एनर्जी क्या होगा भैया, टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हम नाम दे, हायर को नाम देते हैं ई टू, हायर एनर्जी लेवल को नाम देते हैं ई टू और लोअर एनर्जी लेवल को नाम देते हैं ई वन। तो भैया क्या होगा, हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा टोटल एनर्जी, ठीक है। कि कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है या फिर कितनी एनर्जी उसने एमिट करी है, उसका अगर वैल्यू निकालना हो तो हायर एनर्जी स्टेट में से, हायर एनर्जी की वैल्यू में से लोअर एनर्जी की वैल्यू को माइनस कर दो, आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी कि उसने कितनी एनर्जी या तो इमिट करी होगी या तो एब्जॉर्ब करी होगी। दोनों के केस में ये फॉर्मूला काम करेगा, ये दोनों के केस में काम करेगा, ठीक है भैया। तो इसको अच्छे से नोट करो। यही था आपका बोर्स मॉडल, जिसको बोर मॉडल ऑफ एटम बोला जाता है, ठीक है। फटाफट इसको नोट करो। फिर हम लोग बात करते हैं बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम के केस में इन्होंने अपना मॉडल में क्या बोला था, हाइड्रोजन, इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो पहले मॉडल पढ़ेंगे, फिर स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, ठीक है। एंड इसका डेरिवेशन आपको पढ़ना है। पीछे वाला जो डेरिवेशन था, जिसको बोला था हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसका डेरिवेशन अगर आप ना करो बट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तो चलेगा। बट आपको इधर वाले का डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा। इधर का डेरिवेशन आपके बुक में दे के रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी इस टाइम के सिलेबस के अनुसार। तो इसको नोट करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है भैया। ये काम हो गया, इसको नोट करो, फिर डिस्कस करते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हो गया, चलो। बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड भैया एक चीज और, आपके सिलेबस का अब इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है, ठीक है। मतलब यहीं से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है भैया। यहीं से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मॉडल ऑफ एटम से आते हैं या फिर आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की। तो भैया इन्होंने जब एनर्जी के बारे में बताया था, ठीक है, कि एनर्जी का जो होता है, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपना स्टेट चेंज करेगा तो एनर्जी का रेडिएशन और इमिशन करेगा, ठीक है। अब उसी के रिलेटेड अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम की बात करें कि अगर आपके पास में कोई हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम के बारे में जानते हो भैया, एक नंबर पे आता है, उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, 1h1 लिखते हैं उसको, ठीक है। चलो अब उसकी बात करते हैं। तो सपोज करो तुम्हारे पास में ये कोई एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है भैया। जानते हो एटम गोल गोल होता है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है भैया, जानते हो, Z इंटू ई के बराबर चार्ज होता है।
ठीक है। तो सपोज करो ये तुम्हारे पास में एक हाइड्रोजन एटम है जिसका न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, चाहे कोई सा भी एटम हो भैया, उसके न्यूक्लियस पे चार्ज होगा Z इंटू ई के बराबर। अब Z क्या होता है, Z को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। Z को क्या बोलते हैं भैया, Z को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, कहीं भूल न जाना। ई को बोला जाता है फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। एंड जेड की वैल्यू कितनी होती है भैया, जिस नंबर पे जो इलेक्ट्रॉन आता है उसका वैल्यू होता है ना। अगर एक नंबर पे आता है तो एक, 5 नंबर पे आता है तो जेड की वैल्यू 5। जैसे 5 नंबर पे बोरॉन, 6 नंबर पे कार्बन, तो कार्बन का जेड कितना होगा 6, सीधा सीधा। तो उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास में एक हाइड्रोजन है जिसका सेंटर है, जिसका न्यूक्लियस हमारे पास में इधर पे कहीं पे है, जिसके ऊपर चार्ज है हमारे पास में Z, ठीक है। हम सपोज करें कि हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और वो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है। तो लेट्स से कि हाइड्रोजन अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, कि हाइड्रोजन के पास में ये अपनी खुद की एक ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के बाद अपनी ऑर्बिट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है। तो सपोज करते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन इससे r डिस्टेंस पे है, जो कि v वेलोसिटी से इसके अंदर घूम रहा है, जिसका मास होगा m, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहा है, ठीक है। r डिस्टेंस पे जो पहली ऑर्बिट है, सपोज करते हैं कि r डिस्टेंस पे पहली ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में है उसका मास है भैया m, me। चलो समझ जाओगे ना, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन m मास का है जो कि अपनी ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के पहली ऑर्बिट में, उसके न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे v वेलोसिटी से घूम फिर रहा है, ठीक है। अब अगर घूमेगा फिरेगा तो भैया अब हम सपोज क्या करते हैं कि अब ये घूमना है, ठीक है। तो जब ये घूमेगा तो घूमने के लिए भैया इसको गोल गोल घूमना है। तो गोल गोल घूमना, कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ पे तभी घूमती है जब उसके पास में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना। गोल गोल घूमने के लिए उसके पास में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा भैया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात आई तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, तो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स देगा ऐसे कि जब ये Ze है, न्यूक्लियस जानते हो पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा रहता है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज लेके बैठा रहता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन काम करेगा, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा भैया, जिसको बोला जाता है बाय द कूलॉम्स लॉ। हम निकाल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Ze एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बाय द कूलॉम्स लॉ, वही उसको देगा सेंट्रीपिटल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर घूमने के लिए, ठीक है। तो कहानी क्या है हमारी, हमारे पास में है एक कूलॉम फोर्स। तो क्या निकालना होगा हमको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन। भैया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमारे पास में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ इज इक्वल टू जानते हो 1/4πε0 ये होता है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं कैपिटल के Q1 Q2/r²। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है फोर्स का। एंड इस फोर्स के फॉर्मूले में जानते हो कैपिटल के मतलब होता है 1/4πε0, ठीक है। वैल्यू मैं बाद में पुट करके देखूंगा। फिलहाल की बात करें तो ये कैपिटल के एंड Q1 Q2 में हमारे पास में Q1 क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास में ये Q1 है क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Ze। तो ये हो गया हमारे पास में K Ze, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भैया, E के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है, बस वो नेगेटिव फॉर्म में होता है। तो इधर पे नेगेटिव वैल्यूज कंसिडर नहीं करेंगे, जानते हो नेगेटिव वैल्यूज कंसिडर नहीं करा जाता है जब फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं, बट अगर हम पोटेंशियल वगैरह की बात करेंगे तब लगाना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड बाई इसके बीच का डिस्टेंस हमने कितना लिया भैया, r²। हमने ये सपोज करा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, वो r है, ठीक है। वैल्यूज को मल्टीप्लीकेशन कर लो तो k Ze² डिवाइड बाई r² इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, फॉर रिवॉल्विंग एन इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है भैया। द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन को किसी सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घुमाना हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भैया, हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² बाई r। हमने क्या कंसीडर करा था, हमने कंसीडर करा था मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m था,
मैं me इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि इलेक्ट्रॉन का मास लिखा है, ठीक है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m हो गया, v वेलोसिटी से वो घूम रहा था, v इज द वेलोसिटी, r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बोल रहा है कि भैया वो बराबर होगा। तो सिंपल सा है, एक आर से ये आर खत्म, तो इधर से एक काम कर लो, चलो एक काम करो, इधर से हम आर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हो, आर की वैल्यू, चलो आर की वैल्यू निकालते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा चलो पहले इसको यहीं पे छोड़ते हैं ना, एक काम करते हैं, इधर से आर निकालते हैं, या फिर इसको इधर पे छोड़ दो, चलो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर करते हैं, एंड इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर, इसको बना लो फर्स्ट एंड इसको बना लो सेकेंड, ठीक है। अगला काम हमारे बोहर भैया है, उनका भी एक फॉर्मूला था, बाई द बोर्स फॉर्मूला, बाई बोर्स मॉडल ऑफ एटम, या फिर बोर्स लॉ लिखते हैं सीधा सीधा, ठीक है, बोर्स फॉर्मूला लिखते हैं। उनका जो सेकंड फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान टू पाई। उन्होंने इस तरीके का फॉर्मूला दिया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है तो भैया उसका एंगुलर मोमेंटम उसके एच अपन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। यहीं से हमें काम करेंगे, यहीं से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहीं से हम आर की वैल्यू निकालेंगे और आर की वैल्यू को इधर पे ले जाके पुट अप करेंगे, ठीक है। क्या करने वाले हैं, हम इधर से आर की वैल्यू इधर पे ले जाके पुट करेंगे, तो आर की वैल्यू निकालते हो तो एन एच अपान एम वी जाके मल्टीप्लाई कर देगा टू पाई एम इंटू वी, इक्वेशन नंबर थर्ड, समझ गए। एम बी को उधर भेज दो, आर इज हो जाएगा एन एच अपान टू पाई, ठीक है। और ये आर की वैल्यू क्या करना है भैया, आर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड हमको क्या पता चल जाएगा भैया, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू है एन एच डिवाइड बाई टू पाई एम वी। हम एक्चुअली में पता क्या करने वाले हैं, हम लोग वी वेलोसिटी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर ली हमने, इनको ऊपर लेके जाओ, एम वी स्क्वायर इज टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच, ठीक है, एन एच। और कौन बचेगा, ये दोनों ऊपर जाएंगे भैया तो हो जाएगा टू पाई एम इंटू वी। अब ध्यान से देखो, कोई कट पिट रहा है तो काट पीट दो, कोई कट पिट रहा है, हाँ भैया कट तो है, ये वेलोसिटी से एक वेलोसिटी निपट जाएगा, एंड कोई चीज मास से मास चला जाएगा, एंड कोई चीज और कुछ नहीं कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा भैया, तो इधर से बचेगा सिर्फ वेलोसिटी इज इक्वल टू, इधर से क्या बचेगा, टू पाई कैपिटल के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बचेगा, ठीक है। एंड इसको नाम दे दो भैया, कौन सा इक्वेशन बन रहा है ये, इक्वेशन नंबर फोर, ये बना है हमारे पास में इक्वेशन नंबर फोर। एंड इस फोर की वैल्यू, इस वेलोसिटी की वैल्यू को क्या करने वाले पता है, हम इस वेलोसिटी की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर थर्ड में जो वेलोसिटी दिख रही है हम इधर पे पुट करेंगे और आर की एक अलग से वैल्यू निकालेंगे फिर से। क्यों करना है बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। सुनना, अभी क्या करने वाले हम लोग, आर की फिर से वैल्यू पुट करेंगे या वी की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, पहले हमने क्या करा था, इक्वेशन सेकंड में आर की वैल्यू पुट करी थी, अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फोर से वी की वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड थर्ड लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, लिखना। उसके बाद क्या चलेंगे हमारे पास में, आर इज इक्वल टू हो जाएगा भैया एन एच डिवाइड बाई टू पाई एम, टू पाई एम, और कौन है भैया, अब v की वैल्यू पुट कर लो, तो v की वैल्यू हमारे पास में है टू पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच, ये हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा। एंड सीधे सीधी बात है भैया, इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, मल्टीप्लाई करोगे आर इज हो जाएगा टू पाई करोगे तो फोर पाई हो जाएगा, ठीक है, फोर पाई स्क्वायर, कौन कौन है इसमें से, एन एच को तो ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। एन एच में एन एच को ऊपर भेजोगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, फोर पाई स्क्वायर हो जाएगा, एम भी बचेगा एम के जेड ई स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा इक्वेशन नंबर फाइव। दिस इज द इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है भैया, क्या बन गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात हमारे पास में क्या क्या चीज है भैया, अब देखो तो हमारे पास में ध्यान देने वाली चीज है कि जो वेलोसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, जो रेडियस है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है उस किन बातों पर डिपेंड करेगा, और कौन से रेडियस पे घूम रहा है वो किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो देखो, पाई है फिक्स वैल्यू है, कैपिटल की है फिक्स वैल्यू, जेड है जिस भी एटम का निकालना है फिक्स वैल्यू है, ई जेड फिक्स नहीं होता है, और जिसका भी निकालने जाओगे वो अलग अलग चलेगा, ठीक है। ई फिक्स होता है,
एन फिक्स नहीं होता है, एच फिक्स होता है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी के हिसाब से देखा जाए तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। ये एक फॉर्मूला हमको समझ में आता है कि इसमें से जेड अलग हो सकता है, जिस भी एलिमेंट का लोगे उस एलिमेंट का जेड होगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज तो किसी के केस में लो फिक्स हमेशा चलेगा। और एन की वैल्यू, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कौन से ऑर्बिट की बात करते हैं उस हिसाब से एन हमेशा बदलता रहेगा। तो वेलोसिटी जो होगा वो जेड बाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब हमसे ये पता चल जाता है कि भैया इधर से जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी जेड बाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि जेड और एन पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। बाकी कोई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। सिमिलरली रेडियस की बात करो, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो एन स्क्वायर है और देखो जेड है, एन स्क्वायर बाई जेड, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी सारी चीजों से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि एच की वैल्यू फिक्स है, 4 नंबर है, पाई एक नंबर है, 22/7, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 9 एंड जेड अलग अलग होता है, एंड ई इज द फिक्स। तो भैया हम इधर से एक बात ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो रेडियस और वेलोसिटी होता है वो ज्यादातर केसेस में जेड और एन पे डिपेंड करता है। बाकी सारी वैल्यूज जो उसके साथ में होती है वो एक कांस्टेंट टर्म्स होती है। क्या होती है? कांस्टेंट्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास में हो गया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की। अभी तक की बात हमने जो रेडियस और वेलोसिटी निकाला है उसकी बात। अब हम निकालने वाले हैं उसके एनर्जी के बारे में। तो ये उसका एनर्जी किस तरीके से काम करेगा, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है। अगली जो कहानी होगी हमारी वो क्या है भैया, हमारे पास में एनर्जी ऑफ द, देखो ये हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है अभी तक, ये सब कुछ हाइड्रोजन एटम की बात चला रहे हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एटम के अंदर ही क्या डिस्कस करेंगे भैया, एनर्जी, है ना। क्या डिस्कस करेंगे? एनर्जी के बारे में, उसकी एनर्जी किस तरीके से बिहेव करती है, चलो वो भी देख लेते हैं। अब एनर्जी की बात आ ही गई है तो सुनना। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज द हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज द हाफ एम बी स्क्वायर। और एक चीज, हमने जो फॉर्मूला क्रिएट करा था, अगर हम इधर से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालें एम बी स्क्वायर की वैल्यू देख के, है ना, ये वाला जो इक्वेशन हमारे पास में था, अगर इससे हम एम बी स्क्वायर की वैल्यू देखें तो कितना है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। हमारे पास में एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाएगा भैया, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। हमारे पास में ये फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो क्या होता है, हाफ सॉरी, वो होता है कैपिटल के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर। एंड हमारे पास में क्यू वन क्यू टू जानते थे क्या है भैया, कैपिटल के क्यू वन था जेड ई, क्यू टू था ई एंड डिवाइड बाई आर। ये हमारे पास में, तो मल्टीप्लाई करके चेक करो, ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा। करेक्ट है। यही चीज अगर आप ध्यान से देखो, सिमिलरली सेम सेम आ रहा है, नहीं यार ये 2r होगा। देखो ये 1/2 था इसका ना, ये एम बी स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी थी ना, ये 1/2 बचेगा। तो अब ध्यान दो, तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, क्या करें, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होता है भैया, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास में जो पहला चार्ज था वो न्यूक्लियस था जेड ई, एंड जो दूसरा चार्ज था भैया वो कौन था, दूसरा चार्ज थे भैया हमारे इलेक्ट्रॉन भैया। एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव शेप में। ठीक है, तो उन पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव, क्योंकि हम एनर्जी निकाल रहे हैं पोटेंशियल, तो मैंने पहले ही उसी टाइम पे बोला था हम एनर्जी निकालेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, बट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। तो ये किस में आएगा भैया, ये वाला फॉर्मूला आएगा नेगेटिव फॉर्मेट में। ठीक है, क्यों नेगेटिव फॉर्मेट में आ रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए वो नेगेटिव फॉर्मेट में आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द दिस केस। ठीक है, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला आएगा काइनेटिक एनर्जी का, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। 2 कहाँ से है, ये 2 था, एम बी स्क्वायर की वैल्यू हमने इधर से कंसीडर कर ली, तो हमारे पास में ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यही अगर चीज डायरेक्ट अगर समझते, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपको पढ़ना था, अब यही चीज विदाउट डेरिवेशन करते तो घूमते फिरते रहते भैया, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r आया कहाँ से, घूमते फिरते रह जाते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में एक्चुअली में जो फॉर्मूला था वो ये था, और ये है एक्चुअली रेडियस और वेलोसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला हमारे पास में ये दोनों है। ये तो बीच की लाइंस में से हमने एक फॉर्मूला जनरेट करा है। ठीक है, अब हमारे पास में टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लास की केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पढ़ते आ रहे हो, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस का के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, क्योंकि माइनस प्लस करोगे तो माइनस हो जाएगा, एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे भैया तो माइनस का
के जेड ई स्क्वायर बाई 2r के बराबर आएगा। ऐसे सिंप्लीफाई करोगे, दोनों का एलसीएम ले लो, 2r हो जाएगा एंड उसके बाद 2r से मल्टीप्लाई करो के जेड स्क्वायर, माइनस करोगे 2 के जेड स्क्वायर, माइनस करोगे तो माइनस के जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। तो दोनों को सिंप्लीफाई करोगे भैया तो हमारे पास में टोटल एनर्जी की वैल्यू जो आती है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी, माइनस का के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। ठीक है भैया। अब एक चीज और, माइनस का अब एनर्जी तो भैया माइनस में होती नहीं है, ज्यादातर केसेस में एनर्जी तो माइनस में होती नहीं है, बट एनर्जी तो माइनस में आ गया। तो भैया एनर्जी अगर माइनस में आई है और इस केस में आई है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके न्यूक्लियस की तरफ खींचा हुआ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहा है। अगर ये एनर्जी नेगेटिव फॉर्मेट में है तो उसका मतलब है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अगर वही पॉजिटिव फॉर्मेट में होता तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता। ये इसका सीधा सीधा मतलब है। ठीक है, चलो अगली जो चीज हमारे पास में है, चलो भैया अगली जो चीज हमारे पास में, हम क्या करने वाले हैं, आर की ये वैल्यू जो हमारे पास में आई थी उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू को पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 से क्या करने वाले भैया, आर की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये 2 है, 2 और जेड अलग अलग होता है भाई, ध्यान देना, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इन भाई साहब को ऊपर भेजो और एक काम, 2 से इनको 2 को निपटा दो, है ना। तो ये 2 हो जाएगा, तो इन सबको ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा भाई साहब, माइनस का के जेड स्क्वायर, माइनस का के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्या बढ़ने वाला है उसके अंदर, एक्स्ट्रा बढ़ेगा ये नीचे वाले पार्ट्स, 2 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये ऊपर जाएंगे डिवाइड बाई हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हमारे पास में फॉर्मूला बचेगा। ठीक है, एंड सिमिलरली सबको मल्टीप्लाई कर लो भैया, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का के स्क्वायर, एम तो अकेला है, बेचारे की जिंदगी अकेले कट रही है, 2 हो जाएगा, 2 को भी बाहर कर लो, पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर को भी बाहर कर लेते हैं। ठीक है, माइनस का 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम छूटेगा, जेड को जेड से करोगे जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर का ई के पावर 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा टोटल एनर्जी का अभी तक के केस में। एंड एक काम और, इनको सिंप्लीफाई करो भैया, तो टोटल एनर्जी इज टू माइनस का 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई के पावर 4 डिवाइड बाई एच स्क्वायर। इनको हम एक काम करेंगे, इनका एक रिलेशन तैयार करेंगे। अच्छा कुछ कट पिट तो नहीं रहा था ना भाई, ऐसा कुछ तो नहीं था ना कि कट पिट रहा था मैंने काटा वाटा नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं था ना भाई, कुछ कट पिट रहा है मैंने काटा पीटा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा ऐसा, नहीं सब कुछ बराबर चला। चलो मैं क्या करने वाला था, इसको अलग अलग जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर को हमने अलग कर दिया। भैया यार ऐसा ना करो, चलो अब ध्यान से देखना। अब देखो फिर से वही चीज, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है कि नहीं, ध्यान से देखो। पाई क्या है, कांस्टेंट नंबर, के क्या है, कांस्टेंट नंबर 1/4 एम क्या है, कांस्टेंट ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, कांस्टेंट 1.6, एच क्या है, कांस्टेंट है 6.67। भैया सारी की सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो हमको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एंड इन कांस्टेंट्स को अगर सॉल्व करोगे, इन सबको अगर सॉल्व करोगे तो वो आती है -13.6। कितनी आती है, -13.6। अगर इन सबकी वैल्यूज को रख के कैलकुलेट करोगे तो इतनी आएगी, माइनस का 13.6। ठीक है, और किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा टोटल एनर्जी। एंड साथ में ये जो ब्रैकेट में लिखा हूं इसीलिए रखा हूं क्योंकि ये अलग अलग चीजें, इनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, एंड इसको अच्छे से लिख देता हूं, ये आता है कुछ इस तरीके से, 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द टोटल फाइनल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। समझे, टोटल एनर्जी इज टू माइनस का 13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चाहो तो जूल में कन्वर्ट कर लो, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम से, 19 जूल से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उतना जूल होता है, मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन जूल में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा टोटल एनर्जी, मतलब इन सब की वैल्यूज को रखोगे एंड सिंप्लीफाई करोगे, एंड ऑलरेडी माइनस में था तो ऑलरेडी माइनस में है, एंड उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने पे 13.6 समथिंग आएगा, तो 13.6 यूज करेंगे। डिवाइड में एन बच जाएगा, जेड स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हमारे पास में आती है एनर्जी फिलहाल के लिए। एंड अगर हम जेड की वैल्यू को देखें, क्योंकि अब हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होता है 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होता है भैया 1, क्योंकि एक नंबर पे आता है और जितने नंबर पे आता है उसका जेड उतना होता है एटॉमिक नंबर। तो हम टोटल एनर्जी की वैल्यू देखिए तो कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द टोटल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। जेड की वैल्यू 1 पुट कर ले भैया, 1 पुट करके स्क्वायर करोगे, वैल्यू खत्म, कोई मतलब नहीं बनेगा, 13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, ये आएगी तुम्हारे पास में हाइड्रोजन एटम की वैल्यू। ठीक है, अगली जो चीज है इंपॉर्टेंट वाली, ये तो हमको ये पता चल गया। ठीक है, अब यहीं से काम चलता है हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे भैया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी तक तो हमने ये डिस्कशंस करे थे कि भैया हमारे जो हाइड्रोजन भैया नील्स बोर साहब थे, उन्होंने हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल दिया था वो क्या था, तो उसमें हमने रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाली, टोटल एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, एंड टोटल एनर्जी लास्ट में हमारे पास में ये आया है 13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब इसी चीज का हम यूज करने वाले फॉर, इन्होंने इसी चीज का यूज करा था फॉर, इसके लिए भैया यूज करा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज करा था, देखो मैं एनर्जी की वैल्यू लिख देता हूँ। टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी थी भैया, माइनस का 13.6 एन स्क्वायर, एंड जेड का काम खत्म है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोड़ दो। ठीक है, इतना है हमारे पास। ठीक, अच्छा, अब हम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो अ, अगली जो टॉपिक हमारे पास में वो क्या है भैया, बोलते हैं उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है भैया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें भाई, तो भैया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब सिंपल सा है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम मतलब हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जब अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमना शुरू करेंगे तो उनसे जो स्पेक्ट्रम तैयार होते हैं उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला जाता है, सिंपल। अब कैसे होगा, तो सपोज करो भैया एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन हायर स्टेट, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन इलेक्ट्रॉन इज इन हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन भैया आपके हायर एनर्जी स्टेट में होगा और हम उसको नाम देते हैं E1, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी स्टेट में होगा, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो मतलब हाइड्रोजन की बात करने वाले तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम हीलियम की बात करेंगे तो हम उधर पे जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, जेड की वैल्यू 2 पुट के करके आंसर करके निकालेंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्टली हाइड्रोजन का निकाल देना, इसलिए मैं जेड की वैल्यू को नहीं पुट कर रहा हूँ, मैंने पुट कर दिया, ऑलरेडी पुट करा था वहाँ पे। सिमिलरली अगर आप हाइलियम की बात करोगे तो जेड की वैल्यू 2, अगर लिथियम की बात करोगे तो 3 का स्क्वायर करके करोगे तो माइनस 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना किस चीज के लिए आप करने वाले हो, तो फिलहाल हम हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13.6 डिवाइड बाई एन1 का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करा, हमने सपोज करा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन हायर एनर्जी स्टेट, इलेक्ट्रॉन क्या है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है भैया, तो क्या करता है, एनर्जी का इमिशन करता है, एनर्जी का इमिशन करता है, और वो अगर लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी का ऑब्जर्प्शन करेगा। ठीक है, हम उसी की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो E1 की वैल्यू हमारे पास में ये कंसीडर कर लें कि N1 नाम के किसी ऑर्बिट में घूम रहा है और जो कि हायर एनर्जी स्टेट को शो करता है। ठीक है, सिमिलरली हम अगर बात करें कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इन, अगर वो हायर से लोअर में आ गया तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो हम नाम देते हैं उसको E2। E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, माइनस का 13.6, एंड दूसरे स्टेट में आएगा तो भैया n की जगह पे n2 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, एंड अगर हम टोटल एनर्जी निकालते तो टोटल एनर्जी मैंने पीछे निकाला था, बोल साहब ने बताया था, हायर एनर्जी स्टेट में से लोअर एनर्जी स्टेट की वैल्यू को माइनस कर दो तो E1 में से E2 को माइनस कर दो। ये मत करना, हायर में से लोअर की एनर्जी स्टेट को माइनस कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू आएगी भैया, माइनस का 13.6 n1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6 n2 का स्क्वायर। हम एक काम कर सकते, 13.6 को कॉमन कर लो, है ना, 13.6 को कॉमन कर लो तो माइनस का 13.6 अगर हम कॉमन करते हैं तो हमारे पास में टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है
है ना, डिस्क्रीट फोटोन के बराबर होती है, याद है, डिस्क्रीट फोटोन एच न्यू, एच सी बाई लेमडा, वही है। ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस फॉर्म, अच्छा माइनस का मैं कॉमन कर रहा हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, n1 का स्क्वायर माइनस का n2 स्क्वायर। एक्चुअली सही है, एक्चुअली में, चलो ये डिपेंड करता है क्या कॉमन कर रहे हो। अगर माइनस का 13.6 कॉमन कर रहे हो तो ऐसा आएगा, अगर आप 13.6 कॉमन कर रहे हो तो भैया 13.6 कॉमन करने पे ऐसा फॉर्मूला आएगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। अगर 13.6 कॉमन करते हो तो ऐसा, ठीक है, एच न्यू। आप दोनों में से क्या कॉमन कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक्चुअली में दोनों फॉर्मूले सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, दोनों फॉर्मूला सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम ये वाला कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, n2 का स्क्वायर माइनस का n1 का स्क्वायर, ये वाला कंसीडर करके चलेंगे, दोनों वैल्यू सही है। आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हो, हम इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम न्यू की वैल्यू देखिए भैया, न्यू इज टू होता है एच सी बाई लेमडा, न्यू इज टू क्या होता है, न्यू इज टू सी बाई लेमडा होता है, एच सी नहीं सी बाई लेमडा। तो इधर से क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू 13.6, हम पॉजिटिव वाला लेके चल रहे हैं, आप नेगेटिव वाला भी कर सकते हो, पॉजिटिव वाला, दोनों का आंसर एक ही आएगा हमेशा। क्या हो जाएगा 1/n2 का स्क्वायर माइनस का 1/n1 का स्क्वायर। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला एच सी बाई लेमडा से, ठीक है। उसके बाद हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो एच 1/लेमडा निकालेंगे, ये हो जाएगा 13.6 डिवाइड बाई एच सी, क्या हो जाएगा 13.6 डिवाइड बाई एच सी, एंड सिमिलरली 1/n2 का स्क्वायर माइनस का 1/n1 का स्क्वायर। ये हमारे पास में भैया फॉर्मूला बनता है लेमडा के केस में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर हम यहीं पे जेड की वैल्यू को पुट करें, अगर मान के चलो, चलो हम जेड की वैल्यू को पुट करते हुए चलते हैं, ठीक है, लेट से अगर हम जेड की वैल्यू को पुट करते हुए चलते हैं, अगर अभी हाइड्रोजन एटम की बात ना करें, तो भैया अगर हम जेड की वैल्यू को पुट करते हुए चले, नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिलहाल के लिए एक चीज याद रखो, अगर हम, चलो नहीं रखते, हम डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम की निकालते हैं, ठीक है, छोड़ रहे हैं, ये तो सारा का सारा फिर से आपको ताम करना पड़ेगा, मैं बाद में फिर से बता दूंगा मुझे क्या होगा। इनकी वैल्यू को बोला जाता है भैया रिडबर्ग कांस्टेंट, 1/लेमडा, इनको बोला जाता है आर एच, नाम तो सुना ही होगा आर एच, आर एच इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, इनका तो नाम सुना होगा। तो इनको जब सिंप्लीफाई करोगे, सी क्या होता है 3.3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, एच क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इनकी वैल्यूज को रख के इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आर एच के फॉर्मेट में आएगा n2 का स्क्वायर माइनस का n1 का स्क्वायर। एन भैया अगर हाइड्रोजन आइटम की बात करें तो ये इतना आएगा, और किसी और एटम की बात करें तो किसी और एटम के केस में ये आएगा आर एच 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर। किसी और एटम की बात करें तो फॉर अनदर एटम, फॉर अनदर एटम, और ये हाइड्रोजन एटम का है। तो हाइड्रोजन एटम के केस में 1/लेमडा जो होता है, जो कि वेवलेंथ होता है, एक्चुअली हम लोग हमेशा यही निकालते चलते हैं, तो आर एच 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर ये आता है, और किसी और एटम की बात करें तो ये आएगा, जेड स्क्वायर लगाना पड़ेगा, फिर जब उस एटम की जेड को पुट करना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, क्या आता है भैया 1/लेमडा इज इक्वल टू आर एच, एंड आर एच इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, है ना, आर एच को क्या बोलते हो रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, आर एच को बोला जाता है भैया रेडबर्ग कांस्टेंट, करेक्ट है, आर एच को बोलते हो आप लोग रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर लो चाहो तो, अब इन्हीं को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इन्हीं को सिंप्लीफाई करके हम स्पेक्ट्रम्स को तैयार करेंगे, ठीक। अब स्पेक्ट्रम कैसे तैयार होता है भैया, सिमिलर सिंपल काम है, हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसी का यूज करेंगे, उसी का यूज करके हम लोग स्पेक्ट्रम तैयार करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखना स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हमारे पास में लेमडा का फॉर्मूला क्या है, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो इधर पे मैं लिख रहा हूँ लेमडा का फॉर्मूला, क्योंकि बाकी चीजों की मेरे पास में जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को। 1/लेमडा इज इक्वल टू आर एच 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर 1/लेमडा, एंड इन सबको भैया हटाते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट है हमारे पास में, अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से उसको लोअर एनर्जी स्टेट में लेके आना है, ठीक है। ये तभी फॉर्मूला हमने निकाला जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा था, तब आया था। तो हम सपोज करते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर टू, कहाँ से आ रहा है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, ठीक है। एंड जो फर्स्टली है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट अगर हम सपोज करते हैं, देखो अब लोअर एनर्जी स्टेट तो जीरो तो होगा नहीं कभी, तो लोअर एनर्जी स्टेट हम सपोज करते हैं, हमने क्या कंसीडर करा था, लोअर एनर्जी स्टेट हमारा क्या था N2 था,
हमने ये कंसीडर करा था ना, N1 इज द हायर एनर्जी स्टेट, N2 इज द लोअर एनर्जी स्टेट, हमने ये कंसीडर करके चल रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर करा था, N1 इज द हायर एनर्जी स्टेट, N2 इज द लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। N2 N1 ये हमने कंसीडरेशन करा था, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात ये है हमारे पास में, सुना, N1 क्या है, N1 वाला हायर एनर्जी का है, N2 वाला लोअर का है, हमने स्टार्टिंग से ये कंसीडर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है भैया। अब सुनना ध्यान से, अब हायर से लोअर में आना है तो मैक्सिमम किस में आ सकता है, सबसे कम में कम किस में आ सकता है, पहली वाली में, फिर उससे कम किस में हो सकता है, दूसरी वाली में, फिर उससे कम तीसरी वाली में, बट हायर फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। अगर सपोज करो वो दूसरी वाली से पहली वाली में आ रहा है, या फिर वो तीसरी से पहली में आ रहा है, या फिर वो चौथी से पहली में आ रहा है, या फिर पांचवी से पहली में आ रहा है, ऐसे करके मतलब हायर उसका कितना होगा, उस वाली स्टेट से ज्यादा, जिस स्टेट में उसको आना है उससे ज्यादा वाली स्टेट से अगर वो पहले वाली स्टेट में आता है तो उसको हायर टू लोअर बोला जाता है। तो अगर वो N1 इक्वल्स टू 2 3 4 मतलब वो हायर एनर्जी स्टेट, अब उसकी 2 है 3 है 4 है कुछ भी हो सकता है, और लोअर एनर्जी स्टेट अगर उसकी 1 है, तो अगर ऐसे वो नीचे आ रहा है तो उसमें उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे जो सीरीज बनती है उसको लाइमन सीरीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया, लाइमन सीरीज। उस टाइम पे जो हमारे पास में स्पेक्ट्रम तैयार होता है उसको बोला जाता है लाइमन सीरीज, ठीक है। एंड उस टाइम पे हमारे पास में 1 बाई लेमडा कितना होगा भैया, 1 बाई लेमडा इज टू आर एच, 1 बाई एन टू कितना हो गया, 1 बाई 1, 1 का स्क्वायर कर लो माइनस 1 बाई एन वन क्या है, एन वन का स्क्वायर कर लो, ठीक है, एन वन का स्क्वायर कर लो। सिमिलरली एन वन की वैल्यू क्या पुट कर लो, 2 3 4, ठीक है। चलो, एन वन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 मतलब वो दूसरे तीसरे चौथे किसी भी ऑर्बिट से वो पहले ऑर्बिट में आना चाहता है, मतलब एन वन ये एन टू है, 1 है, और ये N1 है, ठीक है, मतलब ये पहली ऑर्बिट है, ये है 1 2 3 4। तो अगर वो दूसरे से पहले में आता है, दूसरे से पहले में आता है, तीसरे से भी पहले में आता है, चौथे से ही पहले में, अगर वो पहले में ही आता है तो ऐसे केस को बोला जाता है लाइमन सीरीज, ठीक है। जिसमें मतलब उस टाइम के स्पेक्ट्रम को बोला जाता है लाइमन सीरीज, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर स्टेट में आता है, और लोअर स्टेट कितना होना चाहिए, 1, और हायर 1 से कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है इन्फिनाइट तक, ठीक है, उसको लाइमन सीरीज बोला जाता है। सिमिलरली अगर वही इलेक्ट्रॉन, अगर हम N2 की बात करें कि N2 की वैल्यू 2 है, वो चाहे तो 1 में ना आए, अब वो इलेक्ट्रॉन अगर 2 में जाता है, 1 में अगर आएगा, चाहे जिसमें से भी 1 में अगर आता है तो लाइमन सीरीज, चाहे जिसमें से भी अगर 1 में आता है तो लाइमन सीरीज, पर अगर वो दूसरे में पहुंच गया तो दूसरे वाले को बोलता जाता है भैया बामर सीरीज, लाइमन बामर सीरीज, ठीक है। दूसरे सीरीज को क्या नाम देते हैं भैया, दूसरे वाले सीरीज को बोला जाता है बामर सीरीज, ठीक है। और N1 की वैल्यू कितनी होगी फिर भैया, N1 की वैल्यू 2 से ज्यादा कुछ भी हो जाएगी, 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक कुछ भी हो जाएगी, तो हमारे पास में जो ये 1 बाई लेमडा आएगा वो कितना होगा भैया, 1 बाई लेमडा इज टू आर एच 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N1 का स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसका अगर स्पेक्ट्रम तैयार करना हो तो भैया इस तरीके से कुछ भी बना लो, एन कितना होगा इधर वाला, एन टू कितना होगा 2, और ये कितना होगा 3 4 5 कुछ भी, तो ये कितने किस में से आएगा, सिंपल सी बात है भैया, अगर वो 3 में से 2 में आएगा, 4 में से 2 में आएगा, 5 में से 2 में आएगा, ऐसे ही ऊपर कुछ भी लगा सकते हो जितने भी ऑर्बिट में से वो आ रहा है। तो हायर एनर्जी स्टेट से अगर वो दूसरी वाली स्टेट में आ रहा है, हायर एनर्जी स्टेट से अगर वो दूसरे स्टेट में आ रहा है तो उसको बोला जाता है बामर सीरीज। हायर एनर्जी स्टेट से अगर वो पहली सीरीज में आ रहा है तो उसको बोला जाता है लाइमन सीरीज, ये होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सिमिलरली आप चाहो तो ऐसे बढ़ाओ, थर्ड जो होता है लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फून, ठीक है, फून बोला जाता है। तो उसके बाद जो अगली सीरीज होती है हमारे पास में, अगर वो तीसरे स्टेट में आता है, ठीक है, पहला हो गया दूसरा होगा, अगर वो तीसरे स्टेट में आता है तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमारे पास में भैया जो लेमडा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर एच, N2 की वैल्यू भैया 3 का स्क्वायर करना है माइनस N1 का स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। एंड इस सीरीज को नाम दिया था लाइमन बामर पास्चर। क्या नाम देते भैया, पास्चर होता है कि पास्चन होता है, पास्चन होना चाहिए आई थिंक, लाइमन बामन पास्चर होना चाहिए। अच्छा, ये ना पास्चन होता है, ठीक है। कौन सा सीरीज शो करता है भैया, पास्चन सीरीज, ठीक है, ये क्या शो करता है भैया, पास्चन सीरीज, ठीक है, लाइमन बामन पास्चर, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास में कौन सा हो सकता है, पास्चन के बाद होता है अगला नंबर ब्रैकेट का,
ठीक है। N2 की वैल्यू कितनी होगी, अब वो तीसरे में ना जाके चौथे सीरीज में जाए, चौथे स्टेट में जाए, तो N1 की वैल्यू 5 6 7 कुछ भी हो जाएगा इन्फिनाइट तक। तो हमारे पास में भैया 1 बाई लेमडा कितना होगा, 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू RH 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N1 का स्क्वायर। N1 कितना होगा भैया 5 6 7 8 कुछ भी। ठीक है। तो ये हमारे पास में 1 बाई लेमडा एंड इस वाली सीरीज को बोला जाता है भैया क्या, लाइमन बामर पार्शन ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलते हैं भैया इसको, ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। ठीक है। इस वाली सीरीज को बोला जाता है ब्रैकेट सीरीज जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से चौथी वाली स्टेट में आता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाली सीरीज क्या होती है भैया हमारे पास में, इसके बाद जो हमारे पास में सीरीज है भैया उसका नाम है कि अगर इलेक्ट्रॉन पांचवी श्रेणी में चली जाए, पांचवी स्टेट में चली जाए, N1 की वैल्यू हो जाएगी 6 7 8 डॉट 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 इनफिनाइट एंड N2 की वैल्यू हो जाएगी भैया 5। तो उस टाइम पे हमारे पास में 1 बाई लेमडा कितना होगा भैया, 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू RH 1 बाई 5 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N1 का स्क्वायर एंड N1 कितना होगा भैया 5 से ऊपर कुछ भी 6 7 8 9 10 कुछ भी। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से पांचवें एनर्जी स्टेट में आता है तो उस वाले स्टेट को बोला जाता है भैया पी फुन। पी फुन, फुन की स्पेलिंग क्या होती है भाई, HUND। चलो पी फुन सीरीज बोला जाता है, इसको बोला जाता है पी फुन सीरीज। ठीक है। ये हमारे पास में सीरीज के नाम हो गए। ठीक है भैया, कि हमारे पास में अगर हायर एनर्जी स्टेट से पहले स्टेट में आता है तो लाइमन सीरीज, सेकंड स्टेट में आता है तो बामर, थर्ड स्टेट में आता है तो पास्टन, फोर्थ स्टेट में आता है तो ब्रैकेट, फिफ्थ स्टेट में आता है तो पी फुन सीरीज कहते हैं। इस तरीके से आप सीरीज को दिखाते चलते हो। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब ये लाइमन सीरीज क्या शो करता है भैया। ठीक है। तो अगर कभी बात आए कि भैया लाइमन सीरीज कौन सा चीज बताता है तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन को बताता है। ठीक है। कभी भी आपसे पूछे कि लाइमन सीरीज कौन से रीजन को शो करता है तो लाइमन सीरीज में जो भी होंगे वो अल्ट्रा वायलेट रीजन को बताते हैं। ठीक है। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन को बताते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो बामर सीरीज होता है भैया वो विजिबल रीजन को बताता है। कौन से, विजिबल रीजन को बताता है। उसके बाद भैया जो हमारे पास में पास्टन सीरीज होता है वो कौन सा रीजन को बताता है, ये इंफ्रारेड रीजन को बताता है। ठीक है। ब्रैकेट की बात करें, ये भी भैया इंफ्रारेड को बताता है। पास्टन फुंड की ये भी भैया इंफ्रारेड रीजन को बताता है। ठीक है। तो हमारे पास में जो सीरीज होती है, जो स्पेक्ट्रम है भैया, उस स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इन तीन तरीके से हमारे पास में रीजन्स मिलते हैं, जिसमें हमारे पास में लाइमन पास्टन बामर पास्टन और ब्रैकेट पिफून सीरीज के हिसाब से हमारे पास में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम्स तैयार होते हैं। और जिसको अच्छे से एक्सप्लेन करा था भैया बोर नाम के साइंटिस्ट ने, और यही होता है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है। ऐसे सिमिलरली इनको भी चाहो तो बना लेना। ठीक है। चौथे से इनको बनाना हो तो ये आपको तीसरे में लाना, चौथे में लाना पड़ेगा, इसको बनाना हो तो तीसरे में लाना पड़ेगा, इसको बनाना हो तो पांचवें में लाना पड़ेगा। कर लोगे ना अपने से। अब आए तो कुछ भी डाउट होगा भैया प्लीज कमेंट कीजिएगा। और आपका आज का लेक्चर भैया यहीं पे खत्म होता है, मतलब एटम वाले चैप्टर का। ठीक है। एटम वाले चैप्टर में आपको सिर्फ यही तक पढ़ना था। अब इसके बाद की जो कहानी होगी वो हमारे पास में न्यूक्लियाई वाले चैप्टर की है। ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियाई के बारे में हर एक चीज डिटेल में। ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर भी करना। ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है भैया।